हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ये इस नाम से भी जाना जाता है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो जो नया नाम है इस चैप्टर का वो क्या कर दिया गया है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, कंटेंट पे फोकस करना। और यह जो वीडियो है, स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर की आखिर थीम क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सब्सिक्वेंटली जो आगे आने वाले वीडियोज होंगे तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए, चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी से भी पहले अगर हम देखेंगे तो थीम क्या है हमारी। ठीक है, जो थीम है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 जो आप पढ़ रहे हैं, उसकी थीम क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो देश जब आजाद हुआ उसके बाद से किस तरह से देश में पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई है वो समझना है। अब देखो, देश में पॉलिटिक्स जो थी, तो पॉलिटिक्स अगर आप देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती, गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं होता है ना, देश के बाहर भी कंट्री का क्या इंटरेक्शन है वो भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। वो भी आप देखोगे तो पॉलिटिक्स का ही पार्ट हो गया। ठीक, तो उस तरह से क्या है, आप थोड़ा सा अपने थिंकिंग को ब्रॉड रखना। ठीक है, चीजें कनेक्ट करते चलेंगे हम आसानी से। तो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम वी वर फेसिंग सम डोमेस्टिक चैलेंजेस। जो हमने अभी तक क्या है, इस थीम, ये जो आपकी पॉलिटिक्स की बुक है, तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इस बुक के जो इनिशियल चैप्टर्स थे आपको वो क्या बता रहे थे कि हाँ, देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद डोमेस्टिक लेवल पे हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे। ठीक है, बी इट ऑफ कह सकते हैं स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना एक चैलेंज था। ठीक है, उस यूनिटी, उस डाइवर्सिटी को होल्ड करके रखना, देश में यूनिटी इंश्योर करना, वो एक चैलेंज था। डेवलपमेंट इंश्योर करना, और ये इंश्योर करना कि उस डेवलपमेंट से सबका वेलबींग हो, वो भी एक चैलेंज था। ये तीनों थीम्स जो है हमने 3 चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस करके आए हैं। अब देखो, तो क्या है कि पॉलिटिक्स किस तरह से रही इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वी वर सफरिंग फ्रॉम सम डोमेस्टिक चैलेंजेस, रादर आई शुड से दैट वी वर फेसिंग सम डोमेस्टिक चैलेंजेस। ठीक है, तो उन्हें हमने टैकल किया। साथ ही साथ आप जैसे देखोगे तो डोमेस्टिक चैलेंजेस के अलावा एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस मतलब क्या है कि देश के अंदर जो समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उनसे तो हम निपट लिए, देश के बाहर भी कुछ चैलेंजेस थे। जैसे, तो अगर हम बात करते कि देश के बाहर कैसे चैलेंजेस थे, तो अब उस समय पे क्या था, कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड था। कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड में क्या है कि सबसे बड़ा समस्या, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इधर चला मैं उधर चला, उस तरह से दोनों तरफ से क्या टग ऑफ वॉर चल रहा था। और इंडिया जो न्यू फाउंड, मतलब जो ऐसे कह सकते हैं न्यूली फॉर्म्ड नेशंस थे ना, तो उन नेशंस के सामने बड़ा चैलेंज ये होता था कि वो किधर जाएं। जिस तरफ जाएंगे ऑटोमेटिकली पैदा होते से उन्होंने दूसरे दुश्मन बना लिए हैं। तो इस सिचुएशन में इंडिया को एक एक्सटर्नल चैलेंज क्या था कि वो जो कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया क्या अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। ठीक है, एक चैलेंज ये था कन्फ्लिक्ट विथ नेबरर्स। ठीक है, अब आजादी मिली तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि सब कुछ, सारी समस्याएं, सारे दुख खत्म हो गए। ठीक है, समस्याएं और बड़ी थी कि अब अभी तक तो क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या तो पाकिस्तान, क्या तो चाइना, सबको संभाल रही थी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं तब। लेकिन और जब चाइना भी नहीं था, जो चाइना से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई है वो कब होती है, 1949 के बाद, जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना में पावर में आ जाती है। अब देखो, आप बोलोगे हाँ सर कुछ करण अर्जुन सी वाली फीलिंग आ रही है, हमने कहीं पढ़ा है क्या ये 1949 कम्युनिस्ट पार्टी। तो थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करोगे तो जो हमने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें चाइना के बारे में कुछ पढ़ के आए थे, कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, तो कंटेम्परेरी साउथ एशिया है। ठीक है, तो साउथ एशिया वाला जो चैप्टर पढ़ा आपने, कहा बुक 1 में। ठीक है, तो बुक 1 के चैप्टर्स और ये जो चैप्टर है बहुत ओवरलैप होगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग नेचर है, आधा पार्ट आप बुक 1 में कवर कर चुके हैं, अभी कैसे कवर कर चुके हैं वो कनेक्ट करवाऊंगा मैं आपको। तो बहुत सारा डेटा जो है, बहुत सारी स्टोरीज जो है, बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो कनेक्टेड है। क्योंकि अब क्या, हम कहां आ गए, अभी तक हमने ये जो 3 चैप्टर पढ़े थे, तो वो तीनों चैप्टर स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर थे। लेकिन अब यहां पे इंडियन पॉलिटिक्स इन रेफरेंस टू दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरनल चैलेंजेस थे, डोमेस्टिक चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे उनमें क्या है, कोल्ड वॉर पीरियड था, तो वहां पे हम क्या अप्रोच अडॉप्ट करेंगे वो एक बड़ा चैलेंज था। कंफ्लिक्ट विथ नेबरर्स। ठीक है, नेबरर्स जो थे हमारे आजू बाजू में, जो पड़ोसी देश थे, उनके साथ हमारे कंफ्लिक्ट्स थे। तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें। और फिर न्यूक्लियर पॉलिसी। अब देखो क्या, न्यूक्लियर वेपन जो है ना, तो उस समय बहुत फैसिनेटिंग चीज होती थी, आज भी है, कि न्यूक्लियर पावर, तो वो न्यूक्लियर पावर बनना, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना, हमारी क्या पॉलिसी रही है। तो वो सारी चीजें जो है वो भी क्या एक तरह का चैलेंज ही था ना, कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में कैसे अपने उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को
लेकर डील करोगे। ठीक है, आपके एनिमीज के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान चाइना दोनों लेकर बैठे हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे, ठीक है, आप इसे क्या समझ सकते हो कि आपने जो 3 चैलेंजेस पढ़ के आए हैं प्रीवियस 3 चैप्टर्स में, तो अब जो 4th चैलेंज जो था, 4th चैलेंज किस चीज का था कि हम हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करेंगे, उन सारे थ्रेट्स से कैसे निपटेंगे जो एक्सटर्नल लेवल पे आ रहे हैं। वो सारी चीजें जो है आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। यही उस चैप्टर की क्या होने वाली है, मतलब इस चैप्टर की क्या होने वाली है, थीम होने वाली है। आई होप थीम पकड़ पाए हो आप, ठीक है, चैप्टर की आत्मा को समझ पाए हो कि आखिर चैप्टर है क्या चीज। ठीक है, तो थीम ऑफ द चैप्टर क्लियर हो गया कि आप इन सारे इश्यूज पे कि कोल्ड वॉर पीरियड में जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट, अब देखो कैसे ओवरलैपिंग नेचर है इस चैप्टर का वो बताता हूं। नॉन अलाइन मूवमेंट कहां पढ़ा है आपने, तो आपने जो बुक 1 में पहला चैप्टर है आपका द कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, तो वहां पे नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा है, कोल्ड वॉर पीरियड के बारे में सब कुछ पढ़ा है। लेकिन अब इस फिर आप बोलोगे फिर वापस 2-2 बार क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो 2-2 बार इसलिए पढ़ा रहे हैं यहां पे क्योंकि इस चैप्टर में आप स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद में कोल्ड वॉर पीरियड था तो वो आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ी। ठीक है, अब उस कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन में इंडिया का क्या रोल रहा, ठीक है, बोलोगे हाँ सर ये टॉपिक भी वहां पढ़ा है, लेकिन यहां फिर पढ़ो तो अब यहां पे क्या स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से कि जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, ठीक है, तो इंडिया की क्या अप्रोच रही कोल्ड वॉर वाले पीरियड में, तो वो सारी चीजें हम यहां समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, तो अब जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है, साउथ एशिया वाली जो हमने पॉलिटिक्स पढ़ के आए हैं, ठीक है, साउथ एशिया अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बाद वाला जो चैप्टर था जिसमें आपने साउथ एशिया पॉलिटिक्स को समझा, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को, तो वहां पे आपने इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश हर चीज को समझा है। लेकिन यहां पे फिर क्या है, फिर से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना इंडिपेंडेंस के बाद में, तो चाइना के साथ में खास करके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और पाकिस्तान के, वो सारे यहां समझेंगे, और न्यूक्लियर पॉलिसी क्लियर है। और यही सारे टॉपिक्स है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यही सारे टॉपिक्स है हमारे पूरे क्लियर। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या था, सबसे पहले वो समझ लेंगे हम कि जैसे हमें आजादी मिली उसके उस समय पे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या था कि वर्ल्ड किस तरह से बायपोलर हो रहा था, वो सारा सब कुछ। और उस बायपोलर वर्ल्ड में हमारे सामने जो एक चैलेंज था कि आप किधर जाओगे बताओ, तो हमने वहां पे क्या किया, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीजें रिपीटेड होगी, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने बुक 1 पढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है, बुक 1 के चैप्टर्स अगर आपने शुरुआत के 4-5 चैप्टर पढ़े हैं ना, 5 चैप्टर तक, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इन सारे टॉपिक्स पे। और फिर नेहरूज रोल, तो इसमें हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का क्या स्टैंड था, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, एफ्रो एशियन यूनिटी। अब देखो वो जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करी, तो हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जा रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम 2 ब्लॉक्स, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू हैव आवर ओन ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक बनाने की जो बात करी नॉन अलाइन कंट्रीज ने, तो उसमें एफ्रो एशियन यूनिटी की बैंगडोंग कॉन्फ्रेंस वगैरह ध्यान आ रहा है कुछ, तो उस तरह से क्या है, एफ्रो एशियन यूनिटी वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ये इतनी सारी चीजें आपको इंडिया की जो मतलब पहला जो चैलेंज था कोल्ड वॉर पीरियड का, उस चीज से डील करने में मदद करता है, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स में हम ये सारी चीजें समझेंगे। फिर क्या है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो अब देखो नेबर्स जो थे हमारे, ठीक है, नेबरिंग नेशन जो, उनके साथ में हमारे कैसे रिश्ते रहे, तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो वी स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, पंचशील वगैरह, लीडर्स का आना जाना मिलना, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, वो सारी चीजें थी। लेकिन तिब्बत जो है तो क्या करता है, तिब्बत के ऊपर इशू जो है बिगड़ता है, ठीक है। अब आपको एक रफ आइडिया मैंने बुक 1 में बताया था, अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम कि तिब्बत पे आखिरकार इशू हुआ क्या, दलाई लामा, तिब्बत, वो वाली जो पूरी कहानी है, तिब्बत का एनेक्सेशन चाइना के द्वारा, इंडिया का रिएक्शन, ठीक है, वो सब कुछ, और अल्टीमेटली चाइनीज इन्वेजन और 1962 का होता है, ठीक है। मतलब इंडिया सीनो, मतलब सीनो इंडियन रिलेशंस जो रहे, ठीक है, मतलब चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस रहे वो 1962 के बाद कैसे रहे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम क्या है इस टॉपिक में कवर करेंगे, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे द चाइनीज इन्वेजन वाले में, क्लियर। फिर क्या है, वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। अब नेबर्स की अगर बात करें तो चाइना एकमात्र नेबर नहीं है हमारा, ठीक है, एक और नेबर कौन है हमारा, तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ में किस तरह से वॉर और पीस का जो एक मतलब कह सकते हैं पूरा सीक्वल चला है, तो 65, 71, 99, तो यहाँ पे बांग्लादेश वॉर को रेफरेंस की कंटेक्स्ट से समझेंगे हम। तो 2 चीजें कि हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसा रहा, ठीक है, तो वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान में क्या आ जाएगा, 97 का वॉर, और उसके बाद में जो कारगिल कन्फ्रंटेशन रहा 1999, ठीक है। तो कारगिल को वॉर नहीं कहा जाता फुल फ्लेजेड, लेकिन एक कन्फ्रंटेशन आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1999 में, उसे भी समझेंगे हम, ठीक। ये दूसरा डायमेंशन हो गया। जो तीसरा चैलेंज था न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके, तो यहां पे क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। फास्ट फॉरवर्ड जो बॉक्स में आपको इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दिया है। फिर आप देखेंगे तो एडिशनल मटेरियल में आपको क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम अपडेटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज देखो मैं आपको यही बता देता हूं, ये 2 और एक ये 3, तो ये तीनों को एक साथ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी में पढ़ लेंगे, चलेगा, ठीक है। यहां पे मैं इंटेंशनली स्प्लिट नहीं करूंगा टॉपिक्स को, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, अलग पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स हम एक साथ पढ़ लेंगे, जो एडिशनल मटेरियल में आपका अपडेटेड
पार्ट है इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर वो, और ये सारा सब कुछ एक साथ पढ़ लेंगे हम। शिफ्टिंग अलायंस इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब शिफ्टिंग अलायंस इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, तो ये टॉपिक शायद स्कूल में ना पढ़ाएं आपको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पता है, देखो बुक क्या है, बुक 2015-14 का डेटा है बुक में, तो वो वहां तक सीमित है, जो अपडेटेड रहता तो इस तरह से एडिशनल मटेरियल में दे दिया। लेकिन ये जो है ना, ये क्या कर देता है, मुझे स्कोप दे देता है कि मैं जितनी इच्छा हो उतनी चीजें बता सकूं आपको। तो शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड जो है ना वो चेंज हो रहा है। जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, या फिर आप चैप्टर को क्या कहेंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको जो है बेहतर तरीके से समझ आएगी इस टॉपिक में। तो लास्ट में जो ग्रीन बॉक्स में दिया उसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो मोटा माटी अगर देखिए तो 1, 2, ठीक है, और ये 3 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जो 3 चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 जो चैलेंजेस एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, उन सबको क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में लपेटने वाले हैं, ठीक है। अब ये फोटो दिया एक, अब देखो, अब ये फोटो दिया तो इस फोटो में कौन है, क्या है, वो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेहरू विथ नुकुरमा, ठीक है, तो कामवे नुकुरमा फ्रॉम घाना, नसीर फ्रॉम इजिप्ट, सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एट अ मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड नेशंस न्यूयॉर्क अक्टूबर 1960। अब हमने लीडर्स ऑफ नॉन अलाइंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है बुक 1 में, ठीक है, तो वही रिपीटिशन होगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी अब जैसे कार्टून, मतलब ये फोटोग्राफ आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अब आपको जवाहरलाल नेहरू को तो पहचानते हो आप, ठीक है, हमारे चाचा जी हैं। फिर क्या है अगली चीज जैसे देखोगे तो घाना के प्राइम मिनिस्टर। अब घाना के प्राइम मिनिस्टर आप थोड़ा सा देखो, कभी कभी होता है ये कि हमें जरूरी नहीं कि हर चीज पता हो, गेसवर्क स्ट्रांग रखोगे ना तो अपने आप आपका काम बन जाएगा। चलो एक गेसवर्क वाली एक्सरसाइज करते हैं। देखो रेसिस्ट मत बोलना इस पे, लेकिन मैं आपको गेसवर्क वाला एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको, ठीक है। गेसवर्क कैसे कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को हम पहचानते हैं तो पहचान लिया। अब उनने क्या कहा, घाना के जो प्रेसिडेंट है कामवे नुकुरमा, ठीक है, वो भी है इसमें। तो घाना के प्रेसिडेंट जो होगा तो आप फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा सकते हो कि यस ही इज फ्रॉम घाना, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और कौन है इसमें, अब जैसे और देखोगे, उन्होंने कहा सुकार्नो है, टीटो है, नसीर है। तो जोसेफ ब्रोज टीटो जो है वो कहां से, यूगोस्लाविया से। तो हमें ध्यान आया यूगोस्लाविया यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो अब यूगोस्लाविया यूरोपियन कंट्री है, तो जैसे अगर आप अब ये 3 बचे तो इनमें से टीटो कौन होंगे, थोड़ा गेस करो तो आपको समझ में आएगा। नहीं यार ये हमें कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा एशियन नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, एशियन जैसे लग रहा है ना, चाइनीज लुक, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो साउथ एशियन फिजिकल अपीयरेंस रहती है, आंखें छोटी छोटी इस तरह से, ठीक है। तो वहां से मैं आपको ये कह रहा हूं, रेसिस्ट मत बोलना, मैं आपको गेसवर्क करना सिखा रहा हूं। तो अब ये क्या हो गए हमारे, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यूगोस्लाविया के सुकार्नो जो है, तो यूगोस्लाविया के नहीं, कहां के, इंडोनेशिया के, तो इंडोनेशिया के सुकार्नो जो है वो ये हो गए। अब 2 बचे खान, जैसे जो अब्दुल नसीर हैं, ठीक है, उनके बारे में पता लगाना है हमें, और टीटो के बारे में। तो अब देखो जो नसीर है, ठीक है, अब्दुल नसीर जो है वो कहां से है, इजिप्ट से। इजिप्ट आप कह सकते हो, इजिप्ट जो है तो थोड़ा सा क्या है, इजिप्ट हम जैसे समझे तो इस्लामिक वर्ल्ड, अरब नेशंस के पार्ट हो गया, ठीक है। अब उनकी आंखों में सूरमा, मतलब ये मैंने आइडेंटिफाई करा। अब आप भी इस तरह से क्या है, गेसवर्क स्ट्रांग रहेगा तो आराम से काम हो जाएगा। आंखों में सूरमा देखते हुए हमें ऐसा लगा कि हाँ ये क्या हो सकते हैं, इजिप्ट से हो सकते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, इजिप्ट से उन्हें बना दिया। अब अगर बचा कौन, टीटो, तो अब जिसमें बताया यूरोपियन है, यूगोस्लाविया एक यूरोपियन नेशन के उसमें आ गया, तो जोसेफ ब्रोज टीटो वैसे दिख ही रहे, तो ये यूगोस्लाविया हो गया। आगे समझो, तो गेसवर्क स्ट्रांग रहता तो आधा काम हमारा वैसे ही हो जाता है। क्लियर, चलो, तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट द चैप्टर। मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया और ये भी बता दिया हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के बारे में। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, ठीक है, कुछ अधूरा सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है ना। चलिए उसे कंप्लीट करते हैं। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, यहां पे आपको चैप्टर से समझना है। जो चैप्टर है हमारा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो उस चैप्टर को अब आप ऐसे जोड़ो कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमने बनाई, जो हमने डिसीजंस लिए इंडिपेंडेंस के बाद में, जब हम एक नेशन की तरह इमर्ज हुए, तो वो यूं ही हवा में नहीं लिए गए थे। मतलब क्या स्थिति थी उस समय पे वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या था, उसने बहुत हद तक हमारे फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट वाज द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एट दैट टाइम व्हेन वी वर प्लानिंग आवर फॉरेन पॉलिसी। अब कंप्लीट होगा, ठीक है, अब आपको कंप्लीट होता हुआ दिखा होगा कि हाँ इंटरनेशनल कंटेक्स्ट मतलब ये। ठीक है, तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको थीम बता दी थी बहुत अच्छे से कि आखिरकार चैप्टर है किस बारे में। अब हम टॉपिक्स को कनेक्ट करते चलेंगे। तो द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट अंडर विच इंडिया वाज बोर्न, क्या इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था व्हेन इंडिया वाज बोर्न। तो देखो इंडिया, अब ये लिखने वालों ने लिख गए कि व्हेन इंडिया वाज बोर्न इन 1947, ठीक है, लेकिन हम उसके पहले भी थे। उसके पहले थे जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, फूल पत्ती लगा के घुमा करते थे ब्रिटिशर्स, उस समय से भारत देश तो हमारा रहा है। लेकिन पॉलिटिकली अगर जैसे
देखें तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। 1947 में आजादी मिली। इस आजादी के समय में क्या है, हमें आजादी मिली, मिठाइयां बटी, वो तो हम सीख गए हैं। उसके अलावा क्या वर्ल्ड वाइड सिचुएशन थी, तो दी वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर एंड वाज ग्रिपलिंग विथ द इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। यूरोप जिसको बहुत घमंड था ना अपने ऊपर, कैसा, यूरोपियन नेशंस को, अरे इकोनॉमी, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैसा, ये वो, तो उन्होंने खूब लड़े। खूब कब लड़े? वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े, 14 से 18 तक, 39 से 45 वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े। तो ये जो वॉर्स हुई ना, तो इस वॉर पीरियड में क्या हो गया, वर्ल्ड हैज विटनेस्ड डिवास्टेटिंग वॉर। अब ऐसे नहीं कि बस वो लकड़ी की नकली तलवार लेके लड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अब वो जो बड़ा डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन वॉर के कारण हुआ, उसके चलते अब क्या है, आपने सब बिल्डिंगें तोड़ दिया, आपने सब रोड उखाड़ दिया, आपने सब लोगों को मार दिया, लेकिन जीवन खत्म थोड़ी ना होता है कभी भी। जीवन तो चलता रहेगा, दुनिया तो चलती रहेगी, आप हैं, मैं हूं, नहीं हूं, दुनिया चलती रहेगी। तो वैसे ही क्या है कि यहां पे भी अगर हम समझेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, मतलब कंटेक्स्ट समझते चलो, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या है उस समय पे, कि वर्ल्ड ने, जब हम आजादी पाए तो उस समय पे वर्ल्ड में ये सिचुएशन थी कि सब कुछ सही नहीं था, ठीक है, सब कुछ बिगड़ चुका था और सब कुछ फिर से बन रहा था, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे लोग। जापान जैसे देखोगे, हिरोशिमा नागासाकी तबाह हो चुके थे पूरी तरह से, फिर से खड़े हुए वो, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि जापान उसके बाद में कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, फिर से खड़े हुए। तो वर्ल्ड वॉज इन द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। Fine. Yet another attempt to establish an international body was underway. Another attempt to establish international body मतलब क्या है, UN। ये भी आपने बुक 2 में पढ़ा, यूनाइटेड नेशंस चैप्टर 6 पूरा का पूरा हमने उसी चीज पे पढ़ा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस से पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन बनाया गया 1919 में, बड़ी धूम धड़ाके के साथ में ये सोचा था कि लीग ऑफ नेशन से क्या है, शांति बनी रहेगी। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद में लीग ऑफ नेशन तो फुसड्डी निकला। कैसे? तो लीग ऑफ नेशन जो है उसने ज्यादा लंबे समय तक वॉर्स को रोक ही नहीं पाया। 1919 में वॉर के बाद बना और 39 तक आते आते फेलियर, टोटल फेलियर हो गया लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, हार नहीं मानता ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इंसान ने फिर क्या करना स्टार्ट किया, एक और इंटरनेशनल बनाने का जो प्रोसेस था, इट वाज अंडरवे। यूनाइटेड नेशंस की बात की जा रही है। येट अनदर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वाज अंडरवे, ठीक है। तो अब हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी देखो ऐसे इन्फ्लुएंस होती है कि यूनाइटेड नेशन जो बन रहा था, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह जो भी है वो सही है, लेकिन उससे जो वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट हो रहा था, एक और इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाने की बात कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसीज को उस इंटरनेशनल बॉडी के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। और वो हमने किया भी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है कि वी आर कमिटेड टू द आइडियाज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के जो आइडियाज हैं डीकोलोनाइजेशन के, तो वी आर कमिटेड टू दोज आइडियाज। तो इस तरह से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं वो जो वर्ल्ड वाइड एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही थी, उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया ही किया है, ठीक है। मेनी न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो समय था ना, ये समय बडिंग का था। बडिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उतना डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ जितना डीकोलोनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। कारण सिंपल था कि वॉर का डिवास्टेटिंग इंपैक्ट था। तो जितने यूरोपियन पावर्स थे, जिन्हें घमंड था हमारी कॉलोनी, हमारा सूर्य का भी अस्त नहीं होता है, तो मिला ही नहीं सूर्य कहां गया फिर ब्रिटेन का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज क्या हो रहे थे, नए नए कंट्रीज हमारे जो हो रहे थे, एक ये सिचुएशन थी। मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। अब हमने क्या बताया कि मेनी न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग, साथ ही जो नए देश आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि पैदा होते सी, मतलब आजादी मिलते सी ये देश क्या इन देशों में पैसों की वर्षा होने लगी हो, नहीं। इन सारे देशों के सामने चैलेंजेस थे। जैसे हमने अभी 3 चैप्टर में पढ़ के आए कि व्हेन इंडिया वाज बोर्न, ठीक है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दिस इज द राइट वर्ड, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वी वर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, डेमोक्रेसी, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन, वेलबींग ऑफ ऑल इंश्योर करना है, उसी के साथ साथ में इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है। तो वैसे ही जितने भी नए देश आजाद हो रहे थे, तो दे वर फेसिंग द ट्विन चैलेंज ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि आपको डेमोक्रेटिक तरीके से ग्रो भी करना है, आपको वेलफेयर भी इंश्योर करना है आपके लोगों का, ठीक। ये सारे चैलेंजेस थे। ये क्या था, ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था। और इस इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करना था। थी समस्या है, ठीक है। अभी इतना ही नहीं, अभी रुको जरा, ठीक है, और भी चीजें ऐड होगी इसमें। तो देयरफॉर द पॉलिसीज ऑफ फ्री इंडिया रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न्स। ये सारे समस्याएं, ये सारे कंसर्न्स तो थे ही थे। उसी के साथ साथ में क्या, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। इंडिया के अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब गई ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स।
बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की लेगेसी छोड़ के गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करके चले गई, इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करके तो चले गए, लेकिन वो डिवीजन के बाद की जो समस्या है वो कौन सुलझाएगा? तो वो ब्रिटिशर्स का एक देन था। चाइना के साथ में बॉर्डर्स जो थी हमारे क्लियर नहीं करके गए ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स तो चले गए चाइना और हम लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर। देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं यहाँ पे, कि आप देखेंगे नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल के बाद में आप जैसे देखेंगे चाइना हो गया, ठीक है, इनके साथ जो समस्याएं हैं ना बॉर्डर को लेके, वो आज की नहीं है, इंडिपेंडेंस के पहले से क्या है, ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही चीजें इतनी ज्यादा हैफजार्ड थी कि वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाई, तो उसका वो जो समस्या है वो आज तक चली आ रही है, घिसी चली आ रही है। ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे ना तो उनको क्या करना था, एक कम से कम एक अच्छा काम ये कर जाते वो कि प्रॉपरली बॉर्डर्स जो है डिमार्केट करके चले जाते, क्योंकि उन्हें पता था उनके जाने के बाद में क्या है, दोनों ही साइड की जो अथॉरिटीज है ना वो दोनों ही एक दूसरे के क्लेम्स को नहीं मानेंगी, दोनों ही एग्रेसिव होंगी, और उसका नतीजा ये हुआ वॉर्स, डिस्प्यूट्स, ये सारी समस्याएं देखने को मिली। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया हैज इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न। समझ में आ रहा ना कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, पार्टीशन ने अपना खुद मतलब एक अलग प्रेशर बना दिया, रिलीजियस हार्मनी जो कंट्री में थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट, और सारी समस्याओं के ऊपर क्या है कि देश का विकास भी करवाना था। तो अब आपको इतनी चीजें ध्यान रखना, देखो कि क्या इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था, ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था, और वो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला हो जाना, तो वैसे क्या गरीबी में आटा यहां और हमारा गीला हुआ रखा था कि देश के अंदर भी समस्याएं थी। तो जस्ट एज बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। तो जिस तरह से एक इंसान, देखो बड़े लेवल पे जब चीजों को समझना है, देशों को समझना है, ठीक है, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना है, तो इंडिविजुअल लेवल से करा करो तो थोड़ा समझ में आती है चीजें। जैसे एक इंसान के इंटरनल फैक्टर्स, मतलब मान लो पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, ठीक है, तो वो इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर मान लो कि आज आपको पसंद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं बाहर मौसम कैसा है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं वैसे ही आपके देश की फॉरेन पॉलिसी को भी ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट था, और अब इस कंटेक्स्ट में जैसे हमारे सामने चैलेंज क्या था कि आप क्या करोगे, आप किस साइड जाओगे, कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाओगे। तो वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे लीडर्स ने एक चीज बहुत सीधी और सटीक तरीके से क्लियर कर दी थी। क्या क्लियर कर दी थी? कि स्थिति चाहे जो भी हो, स्थिति चाहे जो भी हो, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो है वो ऐसे रखने वाले हैं। मतलब क्या है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में जैसे आप देखोगे तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें हमने क्लियर कर दिया कि वी विल हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट चाहे कितना ही भयानक क्यों ना हो, लोग एक दूसरे को मारू काटू पे खड़े क्यों ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप क्या देखते हो, कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड डेवलप हो जाता है। तो उस समय पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत हद तक ये तय करने वाली थी कि इंडिया किधर जाएगा, किधर को जाएगा, मतलब डेवलपमेंट होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे, इस ब्लॉक की तरफ गिरेंगे, उस ब्लॉक की तरफ गिरेंगे, किधर जाएंगे हम, ठीक है। तो वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा एक टॉर्च का काम किया, पता है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारा तो लॉ ही ऐसे है, ये है वो है, लेकिन एक समय पर अगर आप चीजों को समझोगे रुक के तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब जब हमारी मदद करी है तब तब हमें दिखना बंद हो गया था, ठीक है। जब जब मतलब हमें दिखना बंद हो गया तब तब हमारी मदद करी, ऐसा सही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51, क्लास 11 थोड़ा सा रिवाइज करो, क्लास 11 में पढ़ के आए हो डीपीएसपीस। एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, एक चलो कमेंट सेक्शन में बताना क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एनफोर्सिएबल है, मतलब गवर्नमेंट अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगी तो आप क्या गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हो, क्या इसके अगेंस्ट में आप जस्टिस ले सकते हो, एनफोर्सिएबल है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, तो जैसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को समझोगे ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद अमंग बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर, एंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो इन सारी चीजों का जैसे आप देखोगे तो ये सारी चीजें कहां हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है, वो हमने यहां पे समझा, ठीक है, वो हमने यहां पे समझा। तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था जिसमें स्थिति बहुत बुरी थी, उस बुरी स्थिति में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या डायरेक्शन दिया कि भैया तुम पीस कोऑपरेशन का साथ रखे चलना, अपने आप फॉरेन पॉलिसी सही होते चली जाएगी, ठीक है। तो हमने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट समझ लिया। अब इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के साथ साथ में जैसे इंडिया क्या था, एक कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री था उस समय पे, ठीक है, वी वर एस्पायरिंग डेवलपमेंट,
ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री जितनी भी थी इंडिया के साथ में और भी, उन सबके सामने ये चैलेंज होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो था, वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो था वो तो वही था। तो उसी की तरह क्या है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एक कैटेगरी अगर बना दे तो दे ऑल वर फेसिंग दिस क्राइसिस, ठीक है। ये जो क्राइसिस थे, ये जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था, ये जो सिचुएशन थी, उसमें सभी कंट्रीज को डिसीजन लेना था, ठीक है। तो अब डिसीजन लेना था, तो डिसीजन लेने में भी समस्या क्या आ रही थी पता है, कि लैक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न इन इंटरनेशनल सिस्टम। उस इंटरनेशनल सिस्टम में जहां पे वर्ल्ड जो है 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, जहां पे हम देखते हैं कि वॉर का डिवास्टेशन था, सारे देश अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज और ये भी समझो, क्या होता है ना कि एक मतलब अलग अलग वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम रहते हैं, तो उसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जैसे आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखेंगे ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या यूएस जो है, यूएस भी अपना पावर बढ़ाने में लगा, यूएसएसआर भी अपना पावर बढ़ाने में लगा है, ठीक है। अब जब दोनों ही देश क्या है, रेस में लगे हुए हैं, तो 2 तरीके रहते हैं। 2 तरीके क्या रहते हैं, या तो आप क्या करो, जैसे हम अब एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना है, तो या तो आप बहुत पावरफुल बन जाओ, इतने पावरफुल बन जाओ कि सामने वाला देखे और देख के बोल दे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तो आप इतने पावरफुल बन जाओ। और दूसरा क्या है, या तो आप ऐसे मुंह फट हो जाओ कि जिससे जो भी दिख रहा है वहां भिड़ गए, लड़ने लगे, तो जो लोग रहेंगे वो आपसे सोचेंगे इसका तो काम ही है, इससे क्या भिड़े हम, ठीक है। तो मतलब एक तो क्या है कि एक पावर आप स्टैब्लिश कर लो बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा या फिर क्या है कि आप एंगेज रहो हमेशा, ठीक। तो अब जो देश आजाद हुए थे, तो वो 2 देश ऐसे नहीं थे कि वो लड़ भिड़ के क्या कर लेंगे कि सबसे हमेशा लड़ते भिड़ते रहेंगे और अपने आप को अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे लैक्ड रिसोर्सेज, ठीक है। और ना वो उस पोजीशन में थे कि अपने आप को एकदम पावरफुल बता दे, क्यों, क्योंकि उनसे बड़े बड़े दादा बैठे थे उस समय पे, कौन, यूएसए, यूएसएसआर, ये अपनी हेजेमनी बनाने में लगे हुए थे। वर्ल्ड उस समय इन 2 ब्लॉक्स के बीच में रेस चल रही थी, तो जो डेवलपिंग नेशंस थे वो तो बहुत पीछे आते थे, माइनस में नंबर था उनका, तो ठीक है। तो ये सिचुएशन था, ठीक है, ये सिचुएशन था। डेवलपिंग कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वर फेसिंग सम कॉमन चैलेंजेस, जैसे दे लैक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न इन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल देन दी एडवांस स्टेट्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि और जो थोड़ा सा मोडेस्ट गोल हो सकता है, मतलब उन्होंने आर्म्स रेस पे या फिर उन्होंने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने में विश्वास नहीं रखा, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, दे फोकस ऑन पीस एंड डेवलपमेंट। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग दिस प्रोविजन, कि हमने किस चीज पे फोकस किया, भैया पीस और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, ठीक है, अपने नेबरहुड में, ताकि क्या हो कि जो सिचुएशन बिगड़ी है, जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में टेंशन है, उस टेंशन से हम तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो जाए, टेंशन को रिलीज करें, ठीक है। मोreover their economic and security dependence on more powerful states occasionally influence their foreign policy। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना कि नथिंग एग्जिस्ट इन द ब्लू, मतलब कुछ भी ऐसा हवा में नहीं है, आसमान से नहीं आया है। आपको क्या करना पड़ता है, हर अब जैसे कोई देश आजाद हुआ, इंडिया आजाद हुआ, तो इंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, उसे इंडस्ट्रियलाइज करना है अपनी इकोनॉमी को, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, ठीक। तो अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते, और कभी कभी सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात आ जाती है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जो हमने देखा ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, तो वेस्टर्न यूरोप को डर, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को ये डर लगता था कि कहीं रशिया उनके ऊपर एग्रेसिव ना हो जाए, तो उन सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या करा, यूएस का साथ लिया, यूएस ने इनका साथ दिया, और एक करके उन्होंने क्या, नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो वैसे ही क्या है, मोreover their economic and security dependence on the more powerful states occasionally influence their foreign policy। और जब आप किसी एक ब्लॉक के तरफ चले जाते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आप, दिखती बात है कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगी। एक अच्छा एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे कि इंडिया जो है, अभी आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमने नॉन अलाइन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था उस समय पे, वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, वो सारी समस्याएं थी, तब हमने नॉन अलाइन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को। लेकिन पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान क्या है, जैसे आप देखोगे सीटो सेंटो वगैरह यूएस के ब्लॉक की तरफ टिल्ट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि बस टिल्ट हो गया और पाकिस्तान उनसे फायदा लेगा। यूएसए को अगर ऐसा लगेगा, वेस्टर्न ब्लॉक को ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान से हमें मदद चाहिए रहेगी किसी भी मायने में, तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी यूएसए के हिसाब से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगी। तो यह है कि आप जब क्या करते हो, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंस के चलते मोर पावरफुल स्टेट्स के साथ में क्या करते हो, अगर हाथ मिलाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। और यही चीज हमने कहां सीखी थी, चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने बताया था, वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक जो बने ना, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि चलो और नंबर बढ़ाते हैं, नहीं, वो इसलिए बने थे कि आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री अलायंस बनाया जा सके। मौका लगेगा तो उन देशों को लड़ना पड़ेगा, किसके लिए, पावरफुल नेशन के लिए। तो इस तरह से क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्हें यही डर था कि क्या, देखो एक तो अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी चीज अपन ऐसा भी नहीं कि बहुत दादा भाई है, ठीक है। तो अपन सिर्फ मॉडेस्ट गोल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, मोर मॉडेस्ट गोल देन द एडवांस स्टेट। एंड व्हाट वाज दैट गोल, दैट
डेवलपिंग कंट्रीज शुड फोकस ऑन पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे सही तरीका है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप क्या करो, आप कुछ मत करो, शांति की बात करो, आप दिस इज द बेस्ट वे आउट। ठीक है, तो वही हुआ है। तो जैसे आप देखोगे इंडियन पॉलिसी क्या थी, पंचशील का प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट किया, आगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि भैया हमें तो वॉर में कोई विश्वास नहीं है, हम तो पंचशील जो है तो पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, पीसफुली कोऑपरेट, मतलब पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, वॉर में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वॉर मतलब हमने एग्रेशन भी दिखाया, कहीं कहीं मौका पड़ा तो वहां एग्रेशन भी दिखाया, छोटे मोटे देशों को जैसे हमने क्या टैक्टफुली डराया भी है। अब भूटान जो है, तो हम ऐसे कहना नहीं चाहिए, भूटान और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन क्या होता है कि हमने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भूटान और हमारे अच्छे रिलेशंस में हमने कहीं एग्रेशन का इस्तेमाल किया है, डायरेक्टली नहीं किया तो इनडायरेक्टली किया है। ठीक है, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब बात आते बड़े देशों के सामने तो हमने किस चीज की बात करी, पीस की, क्योंकि दिस सीम्स टू बी मोर मोडेस्ट गोल। ठीक है, बेटर आइडिया दिखता है ये एक। ठीक, तो ये पूरा इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में डेवलपिंग कंट्रीज का क्या स्टैंड था, वो सारी चीजें जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब देखो ये जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक ऐसा लगता है कि सर खत्म हो गया, मतलब क्या था क्या आखिरकार इसमें था क्या। तो अगर थोड़ा समराइज करें हम इसको, तो ये था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को छोड़ो कोई भी देश की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, आउट ऑफ ब्लू एग्जिस्ट नहीं करती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि बुक वही वाली है ना, इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो आजादी के बाद क्या सिनेरियो था, क्या कंडीशन थी, उसने बहुत हद तक क्या किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। और क्या कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे देखी कि वर्ल्ड जो है 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था वर्ल्ड वाइड, जिससे अगर आप देखोगे तो वॉर का डिवास्टेशन, ये सारी चीजें फेस करी। ठीक है, और चैलेंज ये था कि आप जो आजाद हुए हो तो बस ऐसा नहीं कि आजाद हुए भाग जाओ, आपको क्या करना है, वो जनता का ध्यान रखना है। ठीक है, वो अपनी इंटरनल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थी वो अलग। तो इन सारी चीजों के चलते क्या, इन सारी चीजों के चलते आप जैसे देखोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज ने कॉमन क्राइटेरिया जो रखा है कि उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी में किस चीज पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, हाथ जोड़ो और बोलो राम राम, बस पीस और डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, वो पीस और डेवलपमेंट से हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज भी फ्री नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें अपनी सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, किसी पावर ब्लॉक के साथ में, तो वो पावर ब्लॉक जो है वो इन्फ्लुएंस करता था फॉरेन पॉलिसी को। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब देखो चीजों को कनेक्ट करना है। नॉन अलाइनमेंट आप सभी जानते हो कैसे, तो चैप्टर 1 बुक 1 जो थी हमारी, ठीक है, उसमें पहला चैप्टर क्या था, कोल्ड वॉर एंड दी नॉन अलाइनमेंट। तो अब आप वहां पे नॉन अलाइनमेंट को समझ के आ चुके हो अच्छी तरह से कि जो वर्ल्ड बायपोलर हो चुका था, तो हमने किसी भी पोल को अडॉप्ट नहीं किया, हमने अपना एक तीसरा रास्ता बनाया। ठीक है, तो वही सारी चीजों को आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिर भी एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट को समझते चलना है, खास करके इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझते चलना है, क्योंकि बुक 2 में आपको क्या करना है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ही पढ़ना है। तो अब आगे आने वाले टॉपिक जो होंगे वो भी नॉन अलाइनमेंट से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे आप यहां पे देखते हैं, तो अभी पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए हम कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो था वो एक बड़े लेवल पे शेप करने वाला इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। ठीक, तो द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। अब देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था कि देश के अंदर जो है लोगों ने नेशनल मूवमेंट का एक जिम्मा उठाया और उस नेशनल मूवमेंट ने आजादी दिला दी। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमें तो आजादी चाहिए, नहीं, वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट हो रहा था तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो हमारी इंडिपेंडेंस भी इन्फ्लुएंस हुई है। ठीक, इंडिपेंडेंस के बाद जो फॉरेन पॉलिसी बनी है वो भी इन्फ्लुएंस हुई है। तो इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और जब इंडिया को आजादी मिली ना, तो इंडिया की आजादी देखकर बहुत सारे दूसरे नेशंस में भी क्या है, बहुत सारे दूसरे नेशंस में भी लिबरेशन के लिए एक तरह से कह सकते हैं आवाज उठने लगी। इनफैक्ट आप देखेंगे तो हमारा जो मोड ऑफ स्ट्रगल रहा, मोड ऑफ स्ट्रगल क्या रहा, जैसे आप लिबरेशन की बात करते हैं तो लिबरेशन कैसे मिला कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रगल के थ्रू प्रिंसिपल्ड वे में आजादी पाई। ठीक है, ब्रिटिशर्स खुद छोड़ के गए। अब वो ऐसा नहीं कहेंगे आप कि बस हमारे प्रयासों से छोड़ के गए, उनकी स्थिति भी बहुत खस्ता हो गई थी। ठीक है, उसके चलते छोड़ के गए वो। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट ने क्या किया, इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो इंडिया आजाद हुआ, इंडिया की आजादी के बाद में देखेंगे तो बर्मा, इनफैक्ट इंडिया ने मदद करी। ठीक है, तो आप देखेंगे बर्मा, श्रीलंका, चाइना, सारे देश जो है तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर हुए, एशियन और अफ्रीकन नेशंस भी, अफ्रीका में भी। इनफैक्ट देखोगे तो आप जैसे नेल्सन मंडेला जो थे, तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। तो हमारे नेशनल मूवमेंट से, हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स से लोगों ने इंस्पायर होकर क्या किया है, कहीं ना कहीं अपने देश में लिबरेशन के स्ट्रगल को लॉन्च किया है। फाइन, तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज एन आइसोलेटेड प्रोसेस। आगे समझ में, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर
कॉन्टेक्स्ट बिटवीन नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ अदर कॉलोनीज यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो जैसे हमारे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले से ही, जैसे जब हम इंडिपेंडेंस की चाह रख रहे थे, नेशनल मूवमेंट जो था, तो उसके पहले से ही हमारे लीडर्स का और दूसरे लीडर्स का क्या था, कनेक्शंस था। कनेक्शन ऐसे थे कि वी वर इन टच, ठीक है। व्हाई वी वर इन टच? क्योंकि हम भी आजादी चाहते थे, वो भी क्या चाहते थे, इंपीरियलिज्म को खत्म करना। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जवाहरलाल नेहरू कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की तो अब खैर दोस्ती थी, तो हमने देखा क्या कि इंडिपेंडेंस के पहले से ही वो क्या है कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज के लीडर्स हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो हो गया, अब्दुल नसीर हो गया, इनके साथ उठना बैठना, चाय नाश्ता पानी था। फिर उसके अलावा देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या, जापान के जैसे आप देखोगे तो मिलिट्री जनरल, उनसे दोस्ती, फिर उसके बाद में आप देखोगे हिटलर से मिलना। तो इस तरह से क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इज क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाय हुम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई, वो इट इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज इनकॉर्पोरेटिव ऑफ डिफरेंट आइडियाज, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो भी था। जैसे हमने देखोगे तो आप जापान जो है, तो जापान की मदद लेते हुए हमने बात की कि बर्मा को भी आज़ादी दिलवाएंगे ब्रिटिशर्स से, इंडिया को भी आज़ादी दिलवाएंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी भी कहाँ बैठी थी, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर बैठी हुई थी, एक तरह से अगर समझा जाए, ठीक, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में। तो अगर ब्रिटिशर्स नहीं भी जाते तो मार पीट के भगा ही देते हम, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी। तो इस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट समझ में आया आपको। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देख के ग्रो हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देख के ग्रो हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि हम 90s के किड्स हैं, तो 90s के किड्स से मतलब क्या है कि हमने वो उस समय के क्या सिचुएशन, उस समय के क्या मजे होते थे वो देख के ग्रो हुए हैं, ठीक है, देख के ग्रो हुए। तो वैसे क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझ रहा था। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एंड द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो तो उसमें क्लियर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा था। जैसे कोल्ड वॉर एरा था, तो इसी के लिए तो हमने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमें पता था इधर जाएंगे इधर वाले ना खुश, इधर जाएंगे उधर वाले ना खुश, बेहतर ये होगा नॉन अलाइन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, तो यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट 1945 के बाद से, जिससे अगर आप देखोगे तो हमने सोचा कि भैया किसी की तरफ मत जाओ, यूएन की तरफ जाओ, ये सबसे सही रास्ता रहेगा, ठीक है, कोई खुश भी नहीं कोई नाखुश भी नहीं, और हमें क्या मिल जाएगा, एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि देखो सीखो जरा इनसे, नए नए आजाद हुए, वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं। तो उस तरह से ये सारी चीजें क्या कर रही है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है ना। तो जो प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था, तो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, इन सारी चीजों ने हमें हमारी फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करने में बहुत मदद करी है। द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी समझ में आ गया था कि वॉर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट के बाद में इंडिया को नहीं, वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज को समझ में आ गया कि वॉर जो है, तो अब जो वॉर है तो वो क्या है, टोटल वॉर होगी। अगर वॉर होती है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसने भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, अब बाजू में कम्युनिस्ट चाइना का आ जाना क्या है, एक तरह से हमारे लिए देखो शुरुआत, अभी जब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं बहुत अच्छा एक इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करें, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से अभी तक जो पढ़ते आए, क्या पढ़ते हैं हम कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत बढ़िया था, तो जिससे हमने क्या कर दिया कि वो जो रेस चल रही थी उस रेस में घुसे नहीं हम। लेकिन एक स्कॉलरली ओपिनियन ये भी है कि आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना अडॉप्ट करते हुए अगर क्या अडॉप्ट करते, आप वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, यूएसए के साथ, कैपिटलिस्ट इंडिया अगर हो जाता उस टाइम पीरियड में, तो ये कम्युनिस्ट चाइना का डर नहीं रहता और 62 में वॉर का ह्यूमिलिएशन फेस नहीं करना पड़ता। खैर सिर्फ यही पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट दूसरे भी होते हैं। पॉइंट दूसरे क्या होते हैं कि अगर कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट करें तो शायद स्थिति कुछ और होती, ठीक है। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देख के आए पिछले वीडियो में जो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट की डिबेट थी, ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। अब डीकोलोनाइजेशन भी हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट, डीकोलोनाइजेशन होना उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को पता क्या देख रहा था कि चलो ये दो ब्लॉक्स तो लगे हुए हैं अपनी रेस में, लेकिन जो तीसरा ब्लॉक बन रहा है, जो नए नए देश इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो न्यूली इमर्जिंग नेशंस में इंडिया लीड कर सकता है। तो इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू pursue its national interest within the
प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। सो दिस टॉपिक इज समवॉट सिमिलर टू द प्रीवियस टॉपिक जो हम पढ़ के आए। खैर प्रीवियस टॉपिक में आपने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट समझा था, आपने यहां समझ लिया कि उस इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में व्हाट वाज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। ठीक है, बेस्ट सूटेड ऑप्शन नॉन अलाइनमेंट था। ठीक है, पीपल मे हैव डिसओपिनियन, मतलब पीपल मे डिसएग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, दे मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस कि नॉन अलाइनमेंट बेस्ट नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि चाइना कम्युनिस्ट था तो अपने को कैपिटलिस्ट होना था, तो 62 के वॉर में बहुत भरपूर मदद मिलती किससे, हमें यूएसए से। लेकिन खैर उसके भी आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, एंड दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी तो 12th में हम सीधा सिंपल अगर सटीक हिसाब किताब रखे तो वो क्या है कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है तो इट केम आउट ऑफ द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे देखेंगे तो नॉन अलाइनमेंट में जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा, तो नेहरूज रोल वाला जो टॉपिक है उसे हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरूज रोल। नेहरूज रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। अब यहां पे आपको कुछ चीजों को समझना है, बैकग्राउंड समझना है। बैकग्राउंड ऐसे समझना है कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता था इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पे। अब देश आजाद हुआ, अब देश आजाद हुआ तो पहले तक तो क्या था, वी वर अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, तो हमारा कोई फॉरेन कंट्रीज के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफिशियल बेसिस पे नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जब आजाद हो गए तो हमें अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसीज बनाना पड़ेगी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज जब बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को समझते हुए, और इनफैक्ट जैसे आप समझोगे तो क्योंकि फॉरेन एजुकेशन और इन सारी चीजों के चलते उनके पास में क्या एक एज ये था कि फॉरेन लीडर्स के साथ में इंटरेक्शन जो है, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो उसके चलते क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो संभाली ही संभाली, साथ ही साथ अपने पास क्या है, साथ ही साथ अपने पास फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी रखा। ऐसे रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी अपने पास रखा। ठीक है, तो ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर एंड ही प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एज फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, एज फॉरेन मिनिस्टर plays a very vital role in the formulation of foreign policy of India soon after the independence. Is that clear? ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। तो जवाहरलाल नेहरू was his own foreign minister, thus both as a prime minister and foreign minister he exercised profound influence in formulation and implementation of India's foreign policy from 46 to 64। तो जो शुरुआती दशक रहा, एक पूरा का पूरा 10 साल का जो टाइम पीरियड रहा, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो किसने संभाला, जवाहरलाल नेहरू ने। इंटरिम गवर्नमेंट से लगा के उनकी डेथ तक का पूरा पोर्टफोलियो जो संभाला है जवाहरलाल नेहरू ने खुद संभाला है। ठीक है, तो इसमें क्या जवाहरलाल नेहरू ने, दिखती बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है तो उनके आइडियाज उस फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हुए ही होंगे। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक जो सबसे कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था वो क्या था कि हमने कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा। वी वेंट फॉर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, तो वी वेंट फॉर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो आप कंक्लूड अप कर सकते हो तो दी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ जाना ये क्या था, ये किसका विचार था, जवाहरलाल नेहरू का, और उन्होंने अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइन मूवमेंट को अडॉप्ट किया। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट को परस्यू किया। क्लियर? अब देखो जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ के आए कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो था वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उस समय पे सिचुएशन ये बेहतर थी कि आप क्या पीस और डेवलपमेंट की बात करो ना, आप इसके लफड़े में पढ़ो ना उसके पचड़े में पढ़ो, सीधे चुपचाप क्या करो, पीस की बात करो। एंड जवाहरलाल नेहरू थॉट दैट द नॉन अलाइनमेंट वाज द बेस्ट वे टू गो फॉर दिस। ठीक है, पीस के लिए अगर जाना है तो नॉन अलाइनमेंट बहुत अच्छी चीज है, किसी को नाखुश नहीं किया। और हमने ये कोल्ड वॉर एंड द नॉन अलाइनमेंट वाला जो चैप्टर है बुक 1 का, उसमें डिस्कस भी किया। नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल या फिर आइसोलेशन में चले जाना नहीं होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। तो आर्बिट्रेशन का काम किया है इंडिया ने और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने, नॉन अलाइन कंट्रीज ने। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर क्या है, जैसे हम देखें तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसीज वर। अब जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे, टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, हार्ड एंड सॉवरेनिटी मतलब क्या, सॉवरेनिटी मतलब ये होता है जैसे वी आर ए सॉवरेन नेशन, मतलब हम हमारे रूल्स रेगुलेशन खुद बनाएंगे। पहले नहीं बनाते थे, क्यों, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बना रही थी। तो इसके चलते क्या है कि जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी है ना, और ये सॉवरेनिटी कब मिली हमें, सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस के बाद मिली। इंडिपेंडेंस के पहले तक क्या था, इंडिया वाज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, द डिसीजंस फॉर इंडियन मासेस वर बीइंग टेकन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद में हमें ये आजादी मिली थी कि अपने निर्णय हम खुद लें, तो हम क्या होता अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी में मान लो वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन कर लेते। देखो एक एक लाइन जो लिखी रहती है ना उसके पीछे का एसेंस समझा करो।
फॉरेन पॉलिसी में अगर हम वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते, मतलब हम अपने डिसीजन फिर खुद नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेजर पावर के दोस्त बने हो तो दोस्ती की निभाना पड़ेगी। इन्फ्लुएंस करता वो हमारे डिसीजन को, कौन? यूएसए। ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो 3 जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स उनकी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। सो ही वाज इन अ मूड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी जो अर्न की है उसको किसी भी कंटेक्स्ट में कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। दूसरा, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि जो इंडियन टेरिटरी, उस इंडियन टेरिटरी को जैसी है, जैसी हमने पाई है वैसी की वैसी बनाए रखें। जितने सर हमने क्या किए, निछावर किए ना उस पुण्य भूमि को पाने के लिए, तो उस पुण्य भूमि की उतनी इज्जत की जाए, उसकी इंटीग्रिटी को, उसका और विभाजन ना हो। विभाजन और कैसे ना हो? तो अब जैसे फॉरेन पावर्स के साथ जाते, अटैक होते, हमारी टेरिटरी चाइना कब्जा करता है, ये वो सारी चीजें। देखो, आप बोलोगे सर बाद में भी तो अक्साई चीन ले ही गया वो, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको कंटेक्स्ट समझना है। कंटेक्स्ट क्या समझना है कि हमने नॉन अलाइनमेंट के थ्रू यही तो इंश्योर करने की कोशिश करी कि अगर हम वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते तो चाइना वैसे ही नाखुश हो जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो समझ रहे थे उस टाइम पीरियड में सिचुएशन को, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर हम मान लो वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करते, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक क्यों बोल रहा हूं? आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर हम ईस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करते, लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में जो डिमांड थी ना वो वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करने की थी। अभी समझ में आएगा? तो मान लो हम वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करते, ठीक है, तो रशिया नाखुश हो, मतलब यूएसएसआर नाखुश, चाइना नाखुश, चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट वैसे ही थे। तो फिर क्या होता अगर वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते, तो वो जो कह सकते हैं कि जो कंफ्लिक्ट 62 में हुआ वो शायद 52 में ही हो जाता। ठीक है, वो शायद 52 में ही हो जाता। देखो, चाइना एग्रेसिव हमेशा से रहा चाइना पे, मतलब बॉर्डर पे, लेकिन क्या है हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, या फिर कह लो कि हमने जो उनके साथ पंचशील एग्रीमेंट वगैरह साइन किए, तो उससे कुछ समय तक हमने उनको पीछे धकाए रखा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बात बिगड़नी थी वो बिगड़ के ही मानी। ठीक, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट करने का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था। एक तो जो हार्ड एंड सोवरेनिटी थी उसे बचाए रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाए रखना, और साथ साथ में क्या है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जहां से जो मिल रहा है, यूएस से मदद मिलेगी वो भी ले लेंगे, यूएसएसआर से मदद ले लेंगे, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है बस। ठीक है, तो अपनी सीधी से अप्रोच क्या रखना है, अपने को डेवलपमेंट करना है। ये बेसिक कंसिडरेशंस थे जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो व्हाट वाज द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी? तो दीज वर द कंसिडरेशंस, ठीक है, टेकन इनटू द अकाउंट बाय जवाहरलाल नेहरू। इज दैट क्लियर? ठीक, तो नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और नॉन अलाइनमेंट, अब मैंने आपको समझा दिया कि कैसे नॉन अलाइनमेंट जो है इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत कंडीसिव एनवायरनमेंट बना देता था। ठीक है, लेकिन अब इस अप्रोच को क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, तो क्रिटिक्स ऑफ द अप्रोच, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला, देयर वर पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय यूएस। ठीक है, तो हमारी कंट्री में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको ऐसी पार्टीज, ऐसे ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे जिनका ये मानना था कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया क्या होना चाहिए, इंडिया को वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। कारण मैंने आपको बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि बैलेंस ऑफ पावर जरूरी है। अब देखो, दो चीजें होती है, थोड़ा सा मैं आपको बुक से बाहर ले जाऊंगा, समझने की कोशिश करना। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है। क्या होता है जब इंटरनेशनल रिलेशन के आप थ्योरीज पढ़ते हो ना, तो एक आइडियलिज्म होता है और एक रियलिज्म होता है। रियलिज्म मतलब क्या है कि रियलिज्म मतलब जैसे कुछ चीजें होती है, आपको पता है क्या कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल होंगे, तय है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई जादुई शक्ति आ जाएगी रातों रात आपके दिमाग में, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। और जो इस चीज को समझते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, और आइडियलिस्टिक क्या होते हैं, वो बोलते हैं नहीं भी पढ़ूंगा तो एक दिन पहले पढ़ के मैं टॉप कर जाऊंगा। तो वो क्या है, वो कहने में बहुत अच्छा लगता है, एक दिन पहले पढ़ के हम तो टॉप कर जाएंगे, लेकिन वो आइडियलिस्टिक है। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में लगाएंगे तो जब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक रियलिस्ट कहा जाता है, उन्हें पता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कश्मीर का मुद्दा उसी समय कुचल देना चाहिए था, मतलब कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है ना उसको वहीं पे खत्म कर देना था। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट, कश्मीरीज आर आर ब्रदर एंड सिस्टर। वो जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसने सब काम बिगाड़ दिया कश्मीर में। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि वो बहुत रियलिस्ट थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो अप्रोच थी वो आइडियलिस्ट थी। उन्होंने कहा कि नहीं, पीसफुल तरीके से हम यूनाइटेड नेशन में विश्वास रखते हैं। तो उसके चलते क्या है कि चीजें अदर वे राउंड, जैसे आप देखोगे तो आज जो आप देख रहे हो वो वैसी फैल गई रहा था। ठीक है, वही चाइना के केस में भी था कि जो कुछ लीडर्स थे, कुछ पार्टीज जो थी, उनका ये मानना था कि हमें वेस्टर्न ब्लॉक का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, बीइंग अ रियलिस्ट, उन्हें समझ में आ रहा था क्योंकि हमारे बाजू में ईस्टर्न ब्लॉक का पार्टनर है, तो ईस्टर्न ब्लॉक का पार्टनर जो है वो अगर एग्रेसिव होगा तो हमारी मदद सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉक ही करेगा और कोई नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या बोला, नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो वो आइडियलिस्ट अप्रोच थी। तो उस आइडियलिस्ट अप्रोच के चलते अब देखो क्या है कि उस समय पे फॉरेन मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूं बस। ठीक, तो उसके चलते क्या हो, उसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो उसके चलते हमने ये डिसीजन लिया
कि हम जो है क्या करने वाले हैं कि दोनों ही ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे। अब लेकिन अगर समय की नजाकत को देखो तो वो चीज भी सही थी, समय की नजाकत को देखो तो वो चीज भी सही थी, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि कुछ मतलब इस स्टेप को लेकिन क्रिटिक्स जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं इस अप्रोच को, और वो कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए था, मोर फ्रेंडली होना चाहिए था विद द यूएस ब्लॉक, ठीक है, यूएस लेड ब्लॉक, बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी, और वो ब्लॉक जो है तो वो प्रो डेमोक्रेटिक भी दिखता था। जैसे ईस्टर्न ब्लॉक जो था यूएसएसआर वाला, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं था। अब जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए था, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जाना चाहिए था, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जाना चाहिए था। और यही सारी चीजें देखो, एक कनेक्ट कर रहा हूं, एक टॉपिक कनेक्ट करोगे कुछ पिछले चैप्टर का कुछ आगे के चैप्टर का। जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होता है इंदिरा गांधी जब पावर में आती है, तो इंदिरा गांधी जब पावर में आती है तो अब क्योंकि हमने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अलायंस नहीं बनाई थी, उल्टा 71 में हमने क्या कर लिया था, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी यूएसएसआर के साथ में। तो ये दर्शाता था कि वी वर नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में खास करके। देखो शुरुआती जो चैलेंज था तो उस चैलेंज को हमने टैकल किया और हमने बताया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया वाज हैविंग वन पार्टी डोमिनेंस, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को चलाए रखा, अपोजिशन पार्टी सर्वाइव करी। लेकिन 71 में लोगों को क्या मिल गया, लोगों ने बोला अच्छा इसीलिए तुम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ नहीं जा रहे थे ना, हमें पता था कि आगे चल के तुम डेमोक्रेसी का गला घोटोगे। और वही हुआ। जैसे इंदिरा गांधी के पास भी आप देखोगे तो इंदिरा गांधी ने भी क्या करा था, अपने पास एक मिनिस्ट्री ले ली थी। कौन सी वाली मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा एक और पॉइंट बताता हूं, आपसे कोई पूछ लेता है हु इज द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, तड़ाक से हम जवाब क्या दे देते हैं कि जो भी निर्मला सीतारमण है, ठीक है, तो शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ऐसा नहीं है, उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने क्या है, इंदिरा गांधी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल ली थी, पता है 71 में नहीं, आई गेस 79 में संभाली थी। कब, थोड़ा सा वो कनेक्ट करवाता हूं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ के आए पिछले चैप्टर का, लेटर डेवलपमेंट्स वाला, आउटकम्स ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, तो उसमें बताया था ना कि लेटर डेवलपमेंट में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है तो स्ट्रिक्ट होते जा रही थी और गवर्नमेंट अपने नकल्स कसते जा रही थी, तो बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 67 के बाद से, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से। क्यों रिजाइन कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिए थे बैंक को, एंड ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन जाती है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर अगर देखें तो वो इंदिरा गांधी बनती है। तो इस कंटेक्स्ट में चीजों को ध्यान रखना। हम कहां आ गए लेकिन घूमते घूमते, ठीक है, हम यहां पे थे। बता क्या रहा था तुम्हें, हाँ मैं बता ये रहा था कि प्रो डेमोक्रेसी जो है ना, लोगों को ऐसा लगता था कि अगर आप डेमोक्रेसी को अगर प्रेस करना चाह रहे हो, डेमोक्रेटिक मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हो, तो फिर आपको उस ब्लॉक के साथ जाना चाहिए जो डेमोक्रेसी का झंडा लहराता है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके लोगों ने आर्गुमेंट दिया कि आप डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं थे, तभी तो आपने वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में अलायंस नहीं बनाया, ठीक है। खैर दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो इतनी कहानी समझ में आई है, बहुत ज्यादा लंबी जलेबी बना दी क्या, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करें चीजों को, तो जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था। देखो जवाहरलाल नेहरू का अगर रोल की हम समझे बात, तो वो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मतलब दोनों ही पोस्ट को संभालते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। उनका आइडिया ये था कि नॉन अलाइनमेंट इज द बेस्ट टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उन्हें क्रिटिसाइज भी किया उस चीज के लिए, क्योंकि वो लोगों का ये कहना था कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलायंस रहते तो ज्यादा बेहतर रहता है। एंड कौन थे वो लोग, तो अमंग दोज हु थॉट ऑन दीज लाइंस वर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अब फिर कनेक्ट करो, सी राजागोपालाचारी ने क्यों रिजाइन किया कांग्रेस से, क्योंकि सी राजागोपालाचारी क्या चाहते थे कि हमें वेस्टर्न मॉडल पे डेवलपमेंट करना चाहिए, और आप क्या है सोशलिस्ट मॉडल पे जा रहे हो, तो वो गलत है। और इसी के लिए उन्होंने बाहर आके क्या किया, उन्होंने मतलब पार्टी से बाहर आके स्वतंत्र पार्टी बनाई। तो जैसे भारतीय जनसंघ हो गया, स्वतंत्र पार्टी हो गई। तो दीज वर सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच अपोज्ड टू कम्युनिज्म, एंड इंडियाज टिल्टेशन टुवर्ड्स कम्युनिज्म वाज अपोज्ड बाय दीज पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। तो ये आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है ना कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत कह सकते हैं कि स्पेशल पॉइंट है, तो वो कैसे किस सिचुएशन में इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। बट नेहरू पॉजेस्ड कंसिडरेबल लीवे इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। अब इस चीज को समझिए, ये जो टू कैंप्स है मतलब क्या है कि आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था, ठीक है, इट कोलाइडेड विद द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। आजादी मिली, कोल्ड वॉर भी बढ़ता चले गया उस टाइम पीरियड में। वर्ल्ड जो था दो ब्लॉक्स में, दो कैंप्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। वहां पे हम
क्या फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, बहुत कुछ तय करने वाला था कि हम किस कैंप की तरफ जाने वाले हैं। अब इस टॉपिक को आपको किससे कनेक्ट करना है, पिछले वीडियो से और उससे पहले वाले वीडियो से। मतलब ब्रॉड हेडिंग हमारी क्या है कि दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने नॉन अलाइनमेंट की कह सकते हैं अप्रोच को अडॉप्ट किया था ना, उस अप्रोच में हमने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पिछले वीडियो में पढ़ के आए। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने आइडियाज को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करवाया। ठीक है, उसी के साथ साथ में क्या है कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उसका सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहा वो क्या रहा कि वी केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी ब्लॉक्स। ठीक है, दोनों ही ब्लॉक्स से हमने क्या है बराबर वन आर्म डिस्टेंस ले लिया है। वन आर्म डिस्टेंस की बड़ी प्यारी कहानी है, मतलब जब भी इस चीज की बात करते हैं ना तो मुझे स्कूल की वो पुरानी बातें ध्यान आने लगती है कि किस तरह से स्कूल में असेंबली में वन आर्म डिस्टेंस लेते थे। ठीक है, प्रॉपर चेक करने आते थे कोई कोई कि वन आर्म डिस्टेंस है कि नहीं है। ठीक है, उसमें भी धक्का लगा देना आगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने बताया था डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा नहीं कि हम हेजेमनी स्टैब्लिश कर लेंगे हमारी। डेवलपिंग कंट्रीज को तो सीधा समझ में आ रहा था कि अपने को तो क्या है, झुक के हाथ जोड़ के पीस और डेवलपमेंट की बात करना है। ठीक, तो द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव कि पीसफुल वर्ल्ड चाहिए हमें, तो हमें किसी भी रेस में दौड़ना नहीं है। ठीक, रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस, एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आजादी मिलते से ही बड़ा टेंशन ये था कि कोल्ड वॉर डेवलप हो गई है, तो उस कोल्ड वॉर वाले पीरियड में हमें टेंशन कम करना है, ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसा हो कि हमने यूएस को मदद दे दी तो यूएसएसआर हमसे नाखुश, कोल्ड वॉर का टेंशन और बढ़ गए। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशंस। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हमारे लिए एक तरह से क्या था, रिलीफ था कि भैया कोल्ड वॉर वाले पीरियड में यूएसए सही कि यूएसएसआर सही कि कौन सही कौन गलत, सब हटाओ, यूनाइटेड नेशंस सही। ठीक है, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल हो गया, मिलिट्री हो गया, सभी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को। ये क्या रहे हमारे ऑब्जेक्टिव रहे, किस चीज के, फॉरेन पॉलिसी के। ठीक, अब इसमें सवाल आते हैं, सवाल ये आता है कि देखो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली क्या बोल रहे हैं कि नाइदर वी आर गोइंग विद द फर्स्ट कैंप, नाइदर वी आर गोइंग विद द सेकंड कैंप। ठीक है, तो सवाल ये आता है व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे का कारण क्या है, इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो सीधा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, क्यों नहीं गए उसके पीछे का जो क्यों है, तो क्यों तो सीधा सा है, जिस भी साइड जाते हैं दूसरी साइड नाखुश हो जाती है। ठीक है, और इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हम दोनों ही साइड्स को अपीस करना चाहते थे, खुश रखना चाहते थे। और अगली चीज क्या है कि वो जो आर्म्स रेस लगी हुई थी, जो मिलिट्री अलायंस बन रहे थे, तो हम तो पीस चाह रहे हैं। ठीक है, जब आपको पीस चाहिए तो आपको मिलिट्री की क्या जरूरत है, बट दिस इज द रियलिटी। लेकिन पीस चाहिए तो आपको मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, इफ यू एस्पायर पीस देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, दिस इज द आयरन रूल। ठीक है, आयरन रूल है। खैर, यहां पे जो बात करेंगे हम कि हम पीस की बात कर रहे थे, जो आइडियलिस्टिक बात करें, तो हमें मिलिट्री अलायंस से कोई मतलब नहीं था। और इंडिया ने क्या एडवोकेट किया कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो इट इज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, मतलब neither we will go with the first camp nor we will go with the second camp। what was the reality, this is the question। reality क्या थी आप सभी जानते हैं ना reality क्या थी। तो उस समय पे अगर आप जैसे देखेंगे तो reality ये थी कि जो distance from two camps की हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम जो क्या कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट का झंडा लेके चल रहे थे ना, तो दिस वाज डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप में जो बैलेंस क्रिएट करना था, तो इट डिड नॉट अपियर्ड एग्जैक्टली परफेक्टली एज इट वॉज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, कि जो हम एक्सप्रेस कर रहे थे कि बैलेंस बना के रखेंगे ना, ये ब्लॉक ना वो ब्लॉक, वो कभी कभी डिस्टर्ब हुआ है। कैसे, तो उसके क्लासिकल एग्जांपल है, इन्हें समझना अच्छे से। देखो इवेंट जो है आप पढ़ के आए हो, ये हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री में हमें पॉलिटिकल एंगल देखना है। क्या होता है कि हिस्ट्री में एक ऐसा एक इवेंट ये भी आता है 1956 का, जब क्या होता है, ब्रिटेन जो है अटैक कर देता है इजिप्ट के ऊपर। ठीक है, ओवर स्यूज कैनाल इशू। ठीक है, ब्रिटेन का अटैक करना स्यूज कैनाल इशू के ऊपर, मतलब जो स्यूज कैनाल क्राइसिस हुए, जहां पे इजराइल
का मतलब कह सकते हैं कि पहली बार आपको एंगेजमेंट देखने को मिलेगा अरब नेशंस के साथ में, दूसरी बार, ठीक है, पहला तो जब बनाया गया था तब, दूसरा एंगेजमेंट यहां पे होता है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में जो वॉर था, ठीक है। तो ये वाला जो इवेंट हुआ था हिस्ट्री का, यहां पे पॉलिटिकल एंगल क्या देखना है आपको कि इंडिया तो नॉन अलाइन कंट्री है, इंडिया को किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए था कायदे से, या फिर इंडिया को सिर्फ क्या करना चाहिए था, मुद्दा सुलझाना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने यहां पे क्या किया, ब्रिटेन के अगेंस्ट में बोला, मतलब वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में बोला इंडिया ने, ठीक है। तो इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। इंडिया ने क्या कहा कि ब्रिटेन का ये जो स्यूज कैनाल के ऊपर कब्जा करने का प्लान है, ठीक है, इजिप्ट ने खैर क्या कहा, इजिप्ट ने पावर को अपने पास बनाए रखी, और इसी इवेंट से कौन हीरो बन के निकला था, ध्यान करो, जो अब्दुल नसीर थे, तो वो क्या है, वो हीरो बन के निकल के आए यहां से इस इवेंट के बाद से, 1956 के स्यूज कैनाल क्राइसिस के बाद से। और फिर इंडिया का एक पॉइंट ये भी हो गया कि हमारे नॉन अलाइन कंट्री के पार्टनर है अब्दुल नसीर इजिप्ट, तो उनके अगेंस्ट में ब्रिटेन एक्शन ले रहा है और ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो हमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना था कि वी आर कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कैंप्स, लेकिन हमने क्या किया, यहां पे एक कैंप को क्रिटिसाइज किया और वही सेम एक्शन जब दूसरा कैंप लेता है, मतलब सोवियत यूनियन, ये वेस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक था, अब वही सेम स्टेप जब कौन लेता है, ईस्टर्न ब्लॉक लेता है। तो बट इन द सेम ईयर व्हेन यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन, ठीक है। तो इंडिया ने इस समय पे यूएसएसआर को क्रिटिसाइज ही नहीं किया, मतलब ब्रिटेन करे तो सही और ये करे तो, मतलब यूएसएसआर करे तो सही, ब्रिटेन करे तो गलत, ऐसी वाली अप्रोच किसने रखी, इंडिया ने। तो इसी के चलते कहा कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि वी शुड कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स, तो उसमें एक परफेक्ट बैलेंस नजर नहीं आया, ठीक है, वो परफेक्ट बैलेंस ऐसे नजर नहीं आया। यूएसएसआर ने हंगरी में क्यों इन्वेट किया था, तो हंगरी में रेवोल्यूशन पे उतर आए थे, खास करके जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट पे उतर आए थे कि हंगरी जो है, तो वो क्या है, हंगरी को जैसे आप देखेंगे नाजी फोर्सेस से आजाद करवा के यूएसएसआर ने क्या कर लिया है, अपनी रेड आर्मी के अंडर में रख लिया है, वहां पे प्रो सोवियत गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया है, सैटेलाइट स्टेट बना दिया है, ठीक है। थोड़ा यहां समझे अगर जैसे, तो ये हंगरी है, ठीक है, ये रहा हंगरी। तो हंगरी का ये मतलब हंगरी के लोगों का ये था कि यूएसएसआर का अनड्यू इन्फ्लुएंस है हंगरी के ऊपर, ठीक है, जो कह सकते हैं कि सैटेलाइट स्टेट बना के रखा है वार्सो पैक्ट का, उसको वहां पे पपेट गवर्नमेंट बिठा के रखी है, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट किया, तो यूएसएसआर ने अपने कह सकते हैं सोवियत आर्मी को पहुंचा दिया और वो प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया, लेकिन तब इंडिया ने कुछ नहीं बोला। और ये जो स्यूज क्राइसिस यहाँ पे स्यूज कैनाल के यहाँ पे डेवलप हुआ, तो इसमें इंडिया ने आवाज उठाई ब्रिटेन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये परफेक्ट बैलेंस, मतलब जो हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, तो वो कभी कभी ब्लर्ड हो जाता था, ठीक है। अब देखो, अब इसी के चलते क्या है, इसी के चलते आप जैसे देखेंगे ना, इसी के चलते क्या होता है कि हमारा टेल्टेशन सोवियत की तरफ दिख रहा था, हम कह नहीं रहे थे लेकिन दिख रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूएस तो नाखुश रहेगा ही रहेगा और सोवियत जो है अंदर ही टेबल हमसे खुश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके इवेंट्स भी हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने जब डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की बात करी तो दोनों कैंप हमसे नाखुश हो गए, दोनों कैंप ने एट टाइम्स हमारी मदद भी करी है, सोवियत यूनियन ने भी करी है और उसने भी करी है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी। जैसे आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि जब हमारे यहाँ फूड क्राइसिस हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स मदद के लिए उतरा था, लेकिन वो सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लेके आते थे कि उनको अपना स्वार्थ वहां पे पूरा करना रहता था। खैर, अब जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की बात करी, जिसमें हम कभी कभी क्या हो जाते थे, कभी कभी हमने जो प्रण लेते थे कि हाँ दोनों कैंप से डिस्टेंस रखेंगे, उसमें हम मलाफाइड होते दिखते थे, यूएस की तरफ और यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड होते हुए दिखते थे। तो उससे हुआ क्या कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस थे ना, तो हमारी नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी, जो कहने को डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की थी, लेकिन मतलब कोशिश भी करी हमने रखने की, तो उससे यूएस और इंडिया के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। तो आपको उस कंटेक्स्ट में समझना है कि यूएस इंडिया रिलेशन, ठीक है, ओवर दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के ऊपर यूएस और इंडिया के रिलेशन कैसे रहे। तो व्हाइल इंडिया वाज ट्राइंग टू कन्विंस अदर डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पाकिस्तान जॉइंड द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, ठीक है, सीटो सेंटो मैंने बताया था आपको। तो अब क्या हो रहा है कि जब इंडिया दूसरे देशों को पटा रहा है कि आओ भैया, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट को स्ट्रांग करते हैं, तो उस समय पे इंडिया का ही नजदीकी, जो इंडिया का ही एक पार्ट था पाकिस्तान, ठीक है, हम में से तो निकला है। तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो किसकी तरफ झुक गया, पाकिस्तान झुक गया यूएसएसआर की तरफ, सॉरी यूएस की तरफ, ठीक है। पाकिस्तान जॉइंड द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस। The US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment. तो यहां पे आपको इस चीज को समझना है, जब पाकिस्तान ने यूएस लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो यूएसए को ऐसा लगता था, ऐसा होता ना कि भाई तू क्यों नेता बन रहा है, ठीक है। तो उस तरह से यूएसए को ऐसा लगता था कि व्हाई इंडिया कांट ज्वाइन यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, जब पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है। तो इंडिया ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि नहीं नहीं, हम तो हमारे आइडिया जो है, हम क्या है, दोनों ही ब्लॉक के बीच के टेंशन को कम करेंगे, ये वो सारी अप्रोचेस, मतलब हम अपने पॉइंट पे सही थे, हम अपने पॉइंट पे सही थे, लेकिन हमारा पॉइंट जरूरी थोड़ी था कि आप जो सोच रहे हो सामने वाला भी वैसे ही आपको समझे आपके पॉइंट को, ठीक है। रिश्तेदार थोड़ी ना आपका, रिश्तेदार भी नहीं समझते आजकल, तो बड़ी समस्या है।
तो ये चीज क्या है, ये चीज आपको कनेक्ट करना होगी कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस, ठीक है, किस पॉइंट पे जब इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी उस पर और बिगड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने खुद तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करी, दूसरों को भी मोटिवेट किया, परसुएट किया। वही चीज यूएसए को पसंद नहीं आती थी, यूएसए को लगता था कि ये भाई नेता है, ठीक है, इस तरह से। तो देयरफॉर देयर वाज कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950s। द यूएस आल्सो रेजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। एक तो क्या है, हम बात कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट की और हम नजदीक जा रहे हैं सोवियत यूनियन के, तो यूएस बोल रहे थे कि या तो सीधे बोल के चले आओ तो हम आमने सामने हो जाए, तो वो हाथ, लेकिन आप क्या है कि नॉन अलाइनमेंट की बात करते हो एंड यू आर टिल्टिंग टुवर्ड्स सोवियत यूनियन। तो उसके चलते क्या है, तो जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वो उतने अच्छे नहीं रहे। वो तो 1990s के बाद से क्या हुआ है, 1990s के बाद से जैसे आप देखोगे जब हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, और वो कैपिटलिस्ट है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार इंडिया में भी दोस्ती करना चाहिए, इनके पास तो पैसा है, पॉपुलेशन है, ऐसा, ठीक है। तो वो कहानी रहती है। अब आपने क्या है, आपने पढ़ के भी आए कि द पॉलिसी ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कि हमने ये बोल दिया कि भैया हम तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ठीक है। हम किसी भी कंट्री से क्या इंपोर्ट्स मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम हमारी कंट्री के अंदर की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाने पे फोकस करेंगे। तो जो हमारे हाई साउंडिंग आइडियल्स थे ना, उनके चलते क्या है, उनके चलते जो हमने डिस्टेंस बनाए रखा दोनों कैंप से, मिलिट्री टर्म्स में भी, मिलिट्री टर्म्स के अलावा देखो, और उसका नुकसान हुआ पता है, 62 में अगर हमारा मिलिट्री अलायंस होता किसके साथ में, यूएसए के साथ में, तो 62 की चाइना की वॉर जो थी ना, चाइना की वॉर में हम क्या करते, पछाड़ देते। किसको पछाड़ देते? चाइना को, शायद। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं थे ना, हमने सब कुछ क्या करके रखा था, हमने तो हिंदी चीनी भाई भाई चिल्ला रहे थे हम, ठीक। तो हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स रहा, और यही इकोनॉमिक डायमेंशन में भी देख लो कि अगर हम पहले से मदद लेना चालू कर देते शायद कैपिटलिस्ट कंट्रीज की, तो इकोनॉमिकली और ग्रो कर जाते, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हुई है ना। खैर, हिस्ट्री में कभी ये नहीं पढ़ा जाता कि व्हाट इफ वाला एंगल नहीं देखा जाता है, जो हुआ उसको ही आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो फिर। तो एनालिसिस में वो पॉइंट भी निकल के आता है। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, डिस्टेंस, the policy of distance from two camps limited India's economic interaction with the outside world। और इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेक्शन जब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में लिमिटेड रहा, तो दिखती बात है कि when we were not economically powerful, it was for sure that US would not have interest in us, ठीक है। यूएस को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पैसा तो है नहीं, लेकिन जब हमने हाँ इकोनॉमिक डायमेंशंस ओपन अप किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर देखो, फिर तो ऐसी दोस्ती हुई कि एक ही थाली में बैठ के खाने लगे हम दोनों, ठीक है। वो कहानी थी पूरी। तो आशा करते हैं आपको डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स वाला टॉपिक समझ में आया। मैं आपको मल्टीपल एंगल्स दिखाता हूं, नॉट नेसेसरली कि एग्जाम में वो सारे एंगल्स आएंगे, लेकिन बस वो ये है कि आप समझ पाए चीजों को अभी से। तो हम जो पढ़ रहे हैं एक बार कनेक्ट कर लें, क्योंकि लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो भी नॉन अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया, ठीक है। ये फॉरेन पॉलिसी का मेजर रिफ्लेक्शन था। अब इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या था कि वी आर गोइंग टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दी टू कैंप्स, बट व्हाट वाज द रियलिटी। तो रियलिटी ये थी कि हम वो एग्जैक्ट बैलेंस जो परफेक्ट दिखना चाहिए एट टाइम्स वो अचीव नहीं कर पाते। तो उसी के चलते क्या है, तो बैलेंस जिसके फेवर में झुकता था वो तो खुश रहता था, जिसके फेवर में नहीं झुकता था, जैसे यूएस के फेवर में नहीं झुक रहा था हमारा बैलेंस, तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं अंडर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट क्या रहे, उतने फ्रूटफुल नहीं रहे, ठीक है। देयर वर, कह सकते हैं कि देयर वर टेंशंस इन इंडो यूएस रिलेशंस, और वो सारी चीज हमने समझी है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में। नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करी, जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल था। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी में हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, दैट वी आर गोइंग टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो आपको देखना है वो क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, एफ्रो एशियन यूनिटी। अब एफ्रो एशियन यूनिटी मतलब क्या है कि अफ्रीका और एशिया जो है, इन कॉन्टिनेंट्स के जो देश थे, जो कह सकते हैं कि न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने वाले थे, जो न्यूली इमर्ज्ड नेशंस थे, उनके बीच में यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना कि वर्ल्ड में जब हर जगह कोलिजन्स बनाए जा रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, तो उस समय पे इंडिपेंडेंट रहना बेहतर था कि आप किसी भी ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट रहोगे तो किसी भी ब्लॉक में नहीं जाओगे, तो दोनों ब्लॉक आपको क्या देखेंगे, खाने की नजर से देखेंगे कि ये मेरा शिकार है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट रह के एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, संगठन में शक्ति होती है ना, तो उसी तरह से यूनाइटेड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर्स थे ना, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया, उससे पहले ही जैसे देखोगे तो अफ्रीका और एशिया के बीच में जो यूनिटी बन रही थी, कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट के लिए उसने एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया। कंटेक्स्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट है।
फाइन, तो अब यहां से हम क्या करते चलेंगे, चीजों को कनेक्ट करते चलेंगे। देखो क्या है, तो अब देखो क्वेश्चन भी ये बनता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन इंश्योरिंग अफ्रो एशियन यूनिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का क्या रोल रहा। तो इंडिया का क्या रोल रहा मतलब क्या है कि वही नॉन अलाइनमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना, अपने आप समझ आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। गलती हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो समझ में आता लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग अफ्रो एशियन यूनिटी, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो अब देखो, नेहरू एनविसाज अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। अब क्या हो रहा है ना, पता है, जैसे आप देखेंगे तो हर एक लीडर की क्या रहती है, एक इमेज रहती है, हर एक लीडर की इमेज रहती है। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू की इमेज क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में, उन्हें एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट की तरह देखा जाता था। मतलब देखा जाता था कि फॉरेन नेशंस के साथ में कैसे रिलेशंस मैनेज करना है, जवाहरलाल नेहरू से सीखो, ठीक है। तो उस तरह से उन्हें क्या देखा जाता था, बोलते ना कि कुछ लोग होते हैं तो जिन्हें देख के हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान तो क्या है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकता है, मुझे आप सबको देख के ऐसा लगता है, ठीक है। और फिर जैसे हम बोलते हैं यार इस इंसान को देख के ऐसा लगता है तो आर्मी पर्सन है, तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू को देख के ऐसा लगता था, मतलब उनकी स्किल्स थी वो कि वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेट, फाइन। तो जवाहरलाल नेहरू ही इन्विसेज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। तो नॉन अलाइंड होने का मतलब ये नहीं था कि वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दी वर्ल्ड अफेयर्स, एक्टिव एंगेजमेंट होता था, हम चीजों को मतलब आर्बिट्रेशन करते थे, हम चीजों को समझते थे। जैसे कोरियन वॉर में इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, इश्यूज को जो टेंशन डेवलप हुए थे उन्हें सॉल्व करवाने में, ठीक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन। वही चीज यहां पे बताई गई है। तो किस तरह से हमने अफ्रो एशियन यूनिटी पे फोकस किया, तो हिज एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो उनका जो एरा रहा है, 64 तक का जो टाइम पीरियड रहा है इंडिपेंडेंस के पहले से, अगर आप समझोगे तो इस एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब जो हमने देखा है, ठीक है, पंच मित्रों की जो दोस्ती है, तो ये कहां से हुई है, ठीक है। तो ये सारे लीडर्स जो हैं, क्या है कि इनके बीच में आपस में रिलेशंस डेवलप हुए। रिलेशंस कैसे डेवलप हुए कि मीटिंग्स में मिलना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के कंसर्न्स को हाईलाइट करना, और वो दोस्ती फिर उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दी, रिश्तेदारी में नहीं, ठीक है, वो दोस्ती जो इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट के उसमें कन्वर्ट कर दी थी, ठीक। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि उनके टाइम पीरियड में क्या है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे एशिया में, अफ्रीका में, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे, तो अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। अभी आपके मन में बहुत जोर से डाउट उछला होगा क्या कि मार्च 1947 आजादी नहीं मिली थी। अभी तो देखो आजादी नहीं मिली थी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो तो कब बन गई थी, 46 में ही बन गई थी ना। तो उसके चलते क्या है कि जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर में इंडिया कन्वेड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो हमने कन्वे करी, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखोगे बर्मा से लीडर्स आए, इंडोनेशिया से लीडर आए, साइलोन, ठीक है, साइलोन मतलब श्रीलंका, वहां से लीडर आए, मलाया मतलब वही इंडोनेशिया जो मलाया पेनिनसुला वगैरह वाला जो रीजन है, वहां से लीडर्स आए। तो सभी लीडर्स आए इंडिया में, ठीक है, खाना पीना खाने नहीं, यहां उन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि ये सारे देश जो थे दे वर इन दी प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा के इंडिया ने क्या किया, अपना लीडरशिप प्रोजेक्ट किया, साथ ही साथ में एशियन नेशंस के बीच में यूनिटी प्रेजेंट करी, ठीक है। फिर क्या है, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच कॉलोनियल रिजीम बाय कन्वेइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं, ठीक है। इंडोनेशिया जो है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया, सकार्नो ऑफ इंडोनेशिया एंड जवाहरलाल नेहरू, देवर फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा एक दूसरे को। तो ये दोस्ती कैसे बनी, अब ये दोस्ती कैसे बनी उस चीज को भी समझो। तो इंडिया ने, जैसे मैंने बताया कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हमने कंडक्ट करवाई, कब, आजादी मिलने से पहले ही, ताकि देशों के बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन बन सके, खास करके एशियन स्टेट्स के बीच में। वैसे ही आप अगर इंडोनेशिया की कहानी समझोगे ना, रंग बिरंगी है। कैसे रंग बिरंगी है, तो देखो 1942 में पता क्या होता है, देखो 1942 के पहले ही अगर जाए हम, तो अगर हम 15-16 सेंचुरी में जाते हैं, तो जो डच थे, ठीक है, डच कॉलोनाइजर्स जो थे, तो पहले इंडिया आए थे, मसाला ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पे। अब यहां नहीं मिला तो आगे निकल गए, किधर, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में वहां पे जाके कॉलोनी बना लिया इंडोनेशिया को, लंबे समय तक 300-400 साल तक इंडोनेशिया को कॉलोनी बना के रखा डच ने, ठीक है, इंडोनेशिया वाज डच कॉलोनी। अब क्या होता है कि यहां पे आप अगर समझेंगे तो 1942 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। डच जो इनको मार पीट के कौन भगा देता है, जापानीज फोर्सेस, ठीक है, जापानीज फोर्सेस डच फोर्सेस को भगा देती है यहां से।
अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 45 में, 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अब क्या है कि जो इंडोनेशिया के जो लोकल लीडर्स थे, जैसे सुकार्नो की बात कर रहे हैं हम, तो इंडोनेशियंस ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली। मतलब जापान भी हार गया था, जापान का हारना हुआ, डच को तो जापान ने भगा ही दिया था, तो इंडोनेशिया के जो लीडर्स थे उन लोगों ने बोल दिया कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, इंडोनेशिया इज इंडिपेंडेंट, राइमिंग, ठीक है, इंडोनेशिया इज इंडिपेंडेंट। तो उस तरह से क्या है, लेकिन जो डच कॉलोनी बना के बैठे थे ना, तो अब उनको क्या है, अब जापान ने मारपीट के भगा दिया था, अब जापान हार गया, तो अब उनको वापस ऐसा कि नहीं वो तो हमारी कॉलोनी थी। और ये जो सुकार्नो की गवर्नमेंट है ना, ये सुकार्नो की गवर्नमेंट तो क्या है कि जापानीज फोर्सेस, जापानीज आर्मी का कोलिजन है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के एजेंट हैं, ठीक है। इस तरह का आर्गुमेंट आ गया, डच फोर्सेस उतार दी गई इंडोनेशिया में, लड़ाई चल रही है अभी भी यहाँ, ठीक है, मतलब अब नहीं 1945 के बाद। तो 1945 से 49 तक तो क्या है कि डच फोर्सेस क्या करती थी, जो इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस क्लेम करके जो इंडोनेशिया था तो वहां के लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया था। तो अब उसी तरह से देखो, फॉर्मली इंडिपेंडेंस 1945 में ले ली इंडोनेशिया ने डच से, लेकिन वो डच मान नहीं रहे थे, डच कॉलोनियल ऑफिसर्स। तो उसके चलते क्या है कि इंडिया जो है, तो इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच कॉलोनियल रिजीम, ठीक है। मतलब जो इंडोनेशिया के लोगों ने डच कॉलोनियल रिजीम से 1945 में ही इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करवा ली थी ना, उस चीज को रिकॉग्नाइज किया इंडिया ने। और जो प्लेटफॉर्म जो रहे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे मीटिंग करवाई, डच और इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस होती है, और जिसके चलते तय किया जाता है कि हाँ भैया फॉर्मली अब जो है डच रूल, जो डच रिजीम जो है खत्म हो रहा है, डीकोलोनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो उस चीज में भी क्या है, इंडोनेशिया की मदद करी, तो दोस्ती हो गई, ठीक है, तो इंडोनेशिया की मदद करी। फिर आगे और देखेंगे तो एफ्रो एशियन यूनिटी में और क्या रोल प्ले किया, तो इंडिया वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ दी decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa। अब जैसे आप देखेंगे तो एशियन यूनिटी के लिए तो हमने देखा कि हाँ क्या क्या कॉन्फ्रेंस हुआ, तो यहाँ पे जैसे डच रिजीम से आजादी दिलवाना इंडोनेशिया को, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें। अफ्रीका की बात करें ना, तो अफ्रीका में भी उस समय पे डिकोलोनाइजेशन हो रहा था हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में 45 के बाद से। अब क्या होता है कि अफ्रीका में और जो समस्याएं थी, जैसे क्या समस्या थी, वहां पे अपार्थाइड की समस्या थी सबसे बड़ी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अफ्रीका में बहुत तेज था। तो आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पता है ये सारे पॉइंट्स हैं कि वी ओपनली क्रिटिसाइज कॉलोनाइजेशन, ठीक है, हम डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, कॉलोनाइजेशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ये पॉइंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, ठीक है। वी क्रिटिसाइज अपार्थाइड सिस्टम और एनी सॉर्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज को इंडियन गवर्नमेंट अपोज करती है, ठीक है। तो वो दर्शाता है कि वी बिलीव इन द प्राइड ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हम अफ्रीका के प्राइड में विश्वास रखते थे, अफ्रीकन नेशंस को हमने यूनाइट किया, ठीक। तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी ऑफ बैंगडुंग सिटी इन 1955। अब बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस तो आपने पढ़ा है, कहां, तो हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ा था हिंदी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो नॉन अलाइनमेंट का जो नींव है वो बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस में रखी गई। अब बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस जो होता है इंडोनेशिया में, तो जवाहरलाल नेहरू इनकी तो दोस्ती पहले होगी सुकार्नो की, मैंने बताया आपको। ऐसे ही क्या है, जोसेफ ब्रोज टीटो, अब्दुल नसीर जो है, तो फिर घाना के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो घाना के वो क्या कह सकते हैं, कामवे नकुरमा, ठीक है। तो इन सभी लोगों को साथ में लेते हुए जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है, ठीक है। एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका के और एशिया के नेशन साथ में आए, कहां, बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस 1955, ठीक है। तो बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस के मेजर अचीवमेंट्स क्या है कि मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट। तो ये मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो एशिया और अफ्रीका के देशों में इंडिया का कितना अच्छा एक वो है, मतलब लेजिटिमेसी कि इंडिया की बात मान रहे, इंडिया उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यूनिटी देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। द बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस later led to the establishment of NAM and this you know, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट यहीं पे बैंगडुंग कॉन्फ्रेंस में ही उसकी नींव रखी जाती है। पहली समिट जो होती है वो कहां होती है, बेलग्राड यूगोस्लाविया, ठीक है। तो बेलग्राड सितंबर 1961 में पहली समिट होती है। नेहरू वाज द को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का कह सकते हैं जो फाउंडेशन रखा गया, तो उसमें को फाउंडर एक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 5 दोस्त, ठीक है, इन 5 दोस्तों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स विथ चाइना, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए 2 शब्द है यहाँ पे, पीस भी है और कन्फ्लिक्ट भी है, शांति भी है, विवाद भी है। अब आप बोलोगे सर हमें तो विवाद ही विवाद दिखते हैं चाइना के साथ में, शांति तो कहीं दिखती नहीं है, ना इंडिया में ना चाइना में, इन दोनों के रिलेशंस की जब बात की जाए, ठीक है। आज जो विजिबल है हमेशा वैसा नहीं रहता है, ना था और ना रहेगा, ठीक है, चीजें बदलती रहती है। इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे प्यारी चीज क्या है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ चेंज होता है।
क्लियर? तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, इस टॉपिक को यहां पर इस चैप्टर की थीम के साथ पढ़ना है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस या फिर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रही है व्हेन इट कम्स टू चाइना, ठीक है? किस तरह से इनिशियली वी ट्राइड टू इंश्योर पीस, लेकिन वो पीस स्टैब्लिश्ड कर नहीं पाए, कैसे कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट होती है, क्या समस्याएं आती, सारी चीजें समझेंगे हम, ठीक है? तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है आपका, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपने क्या देखा अभी तक कि हाँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है तो उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर क्या था, इंडिया का जो कमिटमेंट था टुवर्ड्स द नॉन अलाइनमेंट, ठीक है? नॉन अलाइनमेंट, ना इधर ना उधर, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी कैंप्स। एशिया और अफ्रीका के रेशंस में यूनिटी की बात करेंगे, ना कि हम किसी आर्म्स रेस में रख जाएंगे। उसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, वो सारा पार्ट जो है चैप्टर का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आगे आते हैं तो क्या है, पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना में हम सिंपल सी चीज जो पढ़ेंगे कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए और उन रिलेशंस में, चाहे खट्टे हो या मीठे हो, ठीक है, उन रिलेशंस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, वो सारी चीजें, ठीक है? तिब्बत का जो इशू है, उसके बाद में 62 का वॉर जो है, वो सारी चीजें आप आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक है आपका पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, उसे समझते हैं। देखो क्या है, फ्री इंडिया बिगन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। तो हमने शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करी थी। हिंदी चीनी भाई भाई सुना होगा ना आपने, और ये हिंदी चीनी भाई भाई में जो मिठास है वो और आगे बढ़ेगी अभी, ठीक? तो जब स्टार्ट दोनों ने एक साथ कैसे किया और वो बताता हूं। 47 में हमें आजादी मिली, 49 में जैसे आप देखोगे तो आज जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है चाइना में वो स्टैब्लिश हुई है। उसके पहले क्या था, तो उसके पहले सन यत्सेन वाली जो क्या थी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, वो थी। अब ये चीज जो है मैंने आपको बताया ना कि हमने चाइना वाला जो टॉपिक पढ़ा है बुक 1 में, चैप्टर 4 जो है आपका, 4 है आई गेस, 4 या 5, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है? तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हम ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं कि चाइना की क्या कहानी रही है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाएंगे तो 1920s के टाइम पीरियड से वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, उसको हटाया जाता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, माओ जेडोंग के द्वारा। माओ जेडोंग उन्हें भगा देते हैं ताइवान पे, ठीक है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान आ रहा है? तो उस तरह से क्या है, ये मतलब सारी कहानी बन रही है। अब क्या होता है, जब आजाद हो गए दोनों देश, ठीक है, भारत भी आजाद है, यहां पे आप देखोगे तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई मेनलैंड चाइना में। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट किया। आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949, ठीक है, व्हेन चाइना बिकेम द कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है? चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने वाला एक पहला देश भारत बनता है। उन्हें खुश होना चाहिए, और देखो स्वाभाविक भी था। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ के आए कि यस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन अलाइनमेंट ऑल्सो इंडिया वाज अ लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है? सोशलिज्म के आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। तो उसके चलते क्या है कि चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री बन रहा था, कम्युनिज्म सोशलिज्म सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो हमारा झुकाव स्वाभाविक था। हमने सोचा कि नहीं, अच्छे रिलेशंस पे स्टार्ट किया है, और अच्छी बात है, अच्छे पड़ोसी की तरह हमने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे, माओ जेडोंग की, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही सही, वन पार्टी सिस्टम ही सही, ठीक है? तो डिस्पाइट द वरीज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू थॉट it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। ये आपको मैंने अभी बताया भी है पहले प्रीवियस वीडियोस में, दो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे, कि यहाँ आप जो देख रहे हो वो क्या है, रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज होती है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ठीक है? और ये क्या है, ये आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट कैसे हो गए? वल्लभ भाई पटेल को पता था कि क्या है, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एग्रेसिव है, ठीक है? फिर अगली चीज क्या है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे ना, तो ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे देश को, तो ब्रिटिशर्स गरीबी भुखमरी ये तो छोड़ के गए थे, साथ ही साथ में हमारे सिर पे डिस्प्यूट्स और दे गए थे। बॉर्डर्स का क्लियर डिमार्केशन था नहीं, ठीक? चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था, मतलब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस बाउंड्रीज विच आर बीइंग ड्रॉन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सही तरीके से बॉर्डर्स ड्रॉ करके नहीं गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब कह सकते हैं ना कि अलग अलग सोच रहती, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रियलिस्ट था कि भैया ये चाइना खतरा है हमारे लिए, और इस चाइना के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, चाइना के साथ में एक तरह से कह सकते हैं कि आयरन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होना है, एग्रेसिव हमें भी रहना पड़ेगा, एग्रेसिव रहेंगे, ठीक? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था। जवाहरलाल नेहरू का लेकिन यह मानना था कि इट इज एक्सीडिंगली अनलाइकली, ठीक है? एक्सीडिंगली अनलाइकली मतलब क्या है कि हो ही नहीं सकता है कि चाइना अटैक करे, हम बहुत अच्छे रिलेशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम बहुत अच्छे रिलेशंस चाइना के साथ स्टार्ट करेंगे, और अच्छे रिलेशंस स्टार्ट करने का प्रयास भी किया जाता है पंचशील एग्रीमेंट के साथ में। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वर गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट द आर्मी, एंड वी कैन से दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज नॉट हैप्पी विद दिस, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज से खुश नहीं थे, क्या कि जो
इंडिया चाइना की बॉर्डर थी ना, उसको एक लंबे समय तक पैरामिलिट्री फोर्सेज ने गार्ड किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने गार्ड किया, ना कि आर्मी ने। डिफरेंस क्या है? तो देखो, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो आप जैसे देखोगे ना, तो अब क्या हो जाता है, तो सेंट्रल पुलिस फोर्स जो हो जाती है वो पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आने लगी 2011 से। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल पुलिस फोर्स के अंदर आने लगी 2011 से। लेकिन अगर आपको टेक्निकल्स में ना जाते हुए मैं आपको सीधी चीज समझाता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है ना, तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हो गया, ठीक है, उनकी जो ट्रेनिंग हो गई, वो सारा सब कुछ आर्मी की तरह होती है। लेकिन वो जो इंडियन आर्मी होती है ना, एयरफोर्स, नेवी, और कह सकते हैं कि जो आर्मी है, टेरिटोरियल आर्मी, उसका पार्ट नहीं होती पैरामिलिट्री फोर्स। तो जैसे बीएसएफ वगैरह जो हो गया, तो वो सेंट्रल पुलिस फोर्स के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है, और वो पैरामिलिट्री फोर्स कहलाते हैं। ठीक, तो लंबे समय तक हमने क्या है, और पैरा जैसे आप देखेंगे तो आर्मी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कह सकते हैं कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उन एरियाज पे रहे। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि चाइना के साथ हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। ये किसका मानना था? जवाहरलाल नेहरू का। कारण उनका ये था कि उनका ये मानना था कि हम जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को हमारी परस्यू करेंगे चाइना के साथ में, वो बहुत पीसफुल रहेगी। और वो क्या था? तो वो पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है। पंचशील एग्रीमेंट, अब देखो पंचशील एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करे, इसका कंसेप्ट समझो। पंच मतलब 5, शील मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स। तो एन एग्रीमेंट बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल क्या थे? तो पांचों प्रिंसिपल आपको याद रखना जरूरी नहीं है। देखो, तो कुछ प्रिंसिपल जैसे क्या थे कि नॉन एग्रेशन, ठीक है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब क्या? दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, एग्रेसिव नहीं होंगे। दोनों ही देश क्या करेंगे? एक दूसरे की इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेंगे। दोनों ही देश, मतलब दूसरा प्रिंसिपल हो गया। एक प्रिंसिपल ये था क्या कि दोनों ही देश क्या करेंगे? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो अगर दिक्कत कहीं पे कहां होगी? चाइना में होगी, तो हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेंगे। दिक्कत इंडिया में होगी तो क्या करेंगे? चाइना जो है वो इंडिया का सपोर्ट करेगा। और देखो कैसे ही हमारा आइडियलिज्म जो है हमें लेके डूबा, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे आप समझेंगे पंचशील एग्रीमेंट की अगर बात करें, तो पंचशील एग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है। पीसफुल को एक्जिस्टेंस की बात हो गई, पीसफुल तरीके से को एग्जिस्ट करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। अब इसमें क्या, इसमें कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं करा था कि कितने साल तक, टाइम फ्रेम सेट नहीं करा था। अब क्या होता है कि हम 1949 जो है, तो 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद में कम्युनिस्ट कंट्रोल हो जाता है चाइनीज मेनलैंड के ऊपर। तिब्बत जो है ना, तो अगर आप जैसे समझेंगे, यहां पे चीजें समझने वाली है थोड़ी सी, कि ये जैसे आपको आप यहां देखते हैं क्या, तिब्बत जो है, ठीक है, तो इंडियन लैंडमार्क के ऊपर यहां ये तिब्बत जो है, ठीक है। तिब्बत को इंडियन गवर्नमेंट कैसे देखती है पता है? कि तिब्बत को इंडियन गवर्नमेंट ऐसे देखती है, बीच में नेपाल आ गया, तिब्बत को इंडियन गवर्नमेंट ऐसे देखती थी कि ये क्या है, ये हमारे बीच में एक बफर स्टॉक है, बफर स्टेट है, स्टॉक नहीं, बफर स्टेट है, कि चाइना जो है कभी एग्रेसिव होगा भी तो उससे पहले तिब्बत क्रॉस करना पड़ेगा, नेपाल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इंडियन बॉर्डर आएगी, ठीक। तो हम बेफिक्र ऐसे रहते थे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि 1950 में ही माओ जेडंग जो है, तो माओ जेडंग जो है वो क्या कर लेता है? तिब्बत पे कब्जा कर लेता है। अब तिब्बत पे कब्जा कर लेता है तो देखो इंडिया शुरुआत में क्या करता है, इंडिया शुरुआत में इसे गलत बताता है, तिब्बत की इंडिपेंडेंस की बात करता है, ठीक है, तिब्बत की इंडिपेंडेंस की बात करता है। लेकिन बाद में इंडिया ही क्या करता है, चाइना का जो टुक ओवर है तिब्बत के ऊपर, उसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। तो ये उस समय की फॉरेन पॉलिसी का कह सकते हैं कि क्लियर स्टैंड ना होना भी दर्शाता है, ठीक है। उसे भी आगे डील करेंगे थोड़ा सा। बाकी आपको मोटी मोटी पिक्चर समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन करा, पंचशील एग्रीमेंट के चलते हमने एक पॉइंट ये था कि हम दोनों ही एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे। अब चाइना कुछ भी करेगा तो हम क्या करेंगे? इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट है, क्लियर हुआ? तो अब देखो क्या है, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर जोहो एनलाई ऑन 29 अप्रैल 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries। तो जब ये निर्णय लिया गया ना, तो ये किस तरह से देखा गया, मतलब ये पंचशील एग्रीमेंट जब साइन किया गया तो इसे कैसे देखा गया? इसे देखा गया कि दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे के साथ में पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करेंगे। वो जो 5 प्रिंसिपल्स की बात बताई, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ठीक है, रिस्पेक्टिंग द इंटरनल, रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ ईच अदर, ठीक। उसमें फिर आप क्या था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से 5 प्रिंसिपल्स को क्या किया है? साइन किया जाता है। इंडिया एंड चाइनीज लीडर्स विजिटेड ईच अदर्स कंट्री एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज दी फ्रेंडली क्राउड्स, ठीक है। और फिर क्या होता है इसी के चलते, जैसे आप देखो जवाहरलाल नेहरू भी चाइना जाते हैं, वहां से जोहो एनलाई वगैरह जो है तो वो इंडिया आते हैं, ठीक है। पंचशील प्रिंसिपल्स जो है, तो ये देखो पंचशील प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल
एक्सटर्नल मैटर्स, ठीक है, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स विथ वर्किंग टुगेदर, तो एक दूसरे के साथ काम करके म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसे 5 प्रिंसिपल्स थे जो इनलाए आए थे इंडिया, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं ना, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हिंदी चीनी भाई भाई, तो वो इस टाइम पीरियड में 1954 के टाइम पीरियड तक हिंदी चीनी भाई भाई बहुत जोरों शोरों से उठाया गया था, ठीक है। अब जब हमने बोल दिया कि हम एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे, तो जो चाइना ने क्या किया, तिब्बत को एनेक्स किया था ना, तो हम यूनाइटेड नेशन में हमने उसके अगेंस्ट में नहीं गए, हमने बोला वो उसका इंटरनल मैटर है, उल्टा हमने सपोर्ट किया। हमने क्या बोला कि हम इंटरनल मैटर में एक दूसरे के इंटरवीन नहीं करेंगे, तो हमने सपोर्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एक फ्रेंडली नोट पे हमने चीजों को स्टार्ट किया। अब आपके मन में सवाल आया होगा क्या कि सर पीस तो समझ में आ गई कि हाँ स्टार्टिंग जो हुई थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स की बहुत पीसफुल नोट पे स्टार्ट हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बन गए। तो अब हम आगे आने वाले जो पार्ट्स है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बुक में आपको डायरेक्ट 62 की वॉर के बारे में बताया गया। 62 की वॉर के पीछे का एक जो बड़ा कारण था ना, वो क्या था कि तिब्बत के ऊपर चाइना का जो एनेक्सेशन था, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट जो थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो थी, उसने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो तिब्बत के ऊपर जो कब्जा किया ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, 62 की वॉर का एक ट्रिगरिंग फैक्टर बना है। कैसे, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वो नेक्स्ट टॉपिक जो बॉक्स में दिया है आपको, ठीक है, वो कलरफुल पेज पे जो दिया है तिब्बत वाला, उसे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया। आपके जो डाउट्स है कि पीसफुल नोट पे स्टार्ट करके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कन्वर्ट हुआ, वो सारा सब कुछ आगे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो है चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। अब देखिए तिब्बत कहां है, क्या है पूरी कहानी, और इसे चाइनीज एनेक्सेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे तो चाइना के मैप में तिब्बत आता है, ठीक है। तो जो पूरी कहानी है ना उसके पीछे की, आपको सारे पॉइंट्स जो कनेक्ट करना है, आपको जो सारे डॉट्स कनेक्ट करना है, जो बैकग्राउंड जानना है, वो सारा सब कुछ क्या करने वाले हैं हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या कंट्रोवर्सी है तिब्बत को लेकर चाइना के और तिब्बत के बीच में, और इंडिया का क्या एंगल है उसमें, ठीक। क्यों, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर हमारा है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो हम यहाँ पे इंडियन एंगल भी देखेंगे कि इंडियन एंगल क्या है तिब्बत के एनेक्सेशन को लेकर। देखो ये टॉपिक जो है आपको आपकी बुक में कहां दिया, वो एक पेज पे छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये आगे आने वाला जो टॉपिक है, जो 62 की वॉर हुई है इंडिया चाइना की, उसमें ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पूरी कहानी आप यहां पे समझेंगे, फाइन। तो वेयर इज तिब्बत, सबसे पहले अगर हम देखें तो आप जिस देखेंगे तो इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया हमारा है। अब इंडिया को जैसे अगर आप देखोगे तो अब इस इंडिया की बॉर्डर से लगा हुआ है तिब्बत, कहां पे, तो इंडिया के जो ऊपर वाले स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसी के साथ साथ में नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता हुआ, और यहां तक देखोगे आप तो अरुणाचल प्रदेश तक तिब्बत ही तिब्बत है पूरा, ठीक है। इनफैक्ट जो है तो पूरा चाइना जो है, तो पूरे चाइना का 1/4 पार्ट जो है वो तिब्बत से कवर्ड है, ठीक। अब ये जो देखोगे तो तिब्बतन प्लेट्यू आपने कहां पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तो तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में जब आप पढ़ के आए हो तो वो क्या है, आपको पता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट लैंडमास फ्लैट एरिया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट इन द सेंस कि एलिवेशन जो है लगभग एवरेज जो देखोगे तो 5000 मीटर अबव द सी लेवल, बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है। और यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो टेरेन भी क्या है कि बहुत ज्यादा हरियाली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रफ टेरेन है। लेकिन रिसोर्सेस की अगर बात करें तो पानी है यहाँ पे बहुत सारा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स है ना, माउंटेन्स जो हैं, तो इन माउंटेन से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और रिवर, तो पेरिनियल रिवर देखने को मिल जाएगी, लिथियम वगैरह कुछ मिनरल्स जो है यहाँ पे मिलते हैं, और उसी से चाइना क्या कर रहा है, आप देखोगे तो अपना इंडस्ट्रियल बेस बना रहा है, ठीक है। तो ये तिब्बत की मैंने आपको क्या बता दी, थोड़ी सी सिग्निफिकेंस, ठीक। अब होता क्या है, तो द प्लेटो ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हिस्टोरिकली कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो अब इंडिया और चाइना के बीच की जो रिलेशन है ना, वो इस एरिया को लेकर बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस हुए हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वी स्टार्टेड ऑन अ पीसफुल नोट, ऑन अ फ्रेंडली नोट, बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या किया, रिलेशंस को स्टार्ट किया। लेकिन पीस एंड कन्फ्लिक्ट की जो बात की जा रही है चाइना के साथ, तो कन्फ्लिक्ट यहां से डेवलप होते हैं। स्टोरी क्या है, स्टोरी देखो ऐसा है कि मैंने आपको क्या बताया, 1949 अगर हम देखते हैं, 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन, उस चाइनीज रेवोल्यूशन में किसके पास पावर आ गई चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने तिब्बत के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। अगले साल तिब्बत के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमला करना चालू कर दिया। हमला मतलब एनेक्सेशन, यहाँ पे कब्जा करना चालू कर दिया। कब्जा करना चालू कर दिया मतलब तिब्बत पहले किसका पार्ट था, तो लगभग बीते 40 सालों से, मतलब पीछे के 40 सालों से अगर आप देखोगे तो तिब्बत एक आजाद देश की तरह था, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह था, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो रिलीजियस लीडर्स होते थे, दलाई लामा, वो जो है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो इस तरह से एक सेमी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो थी तिब्बत के पास में थी। और जो
पहली जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जिसको हटा के कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर अपने हाथ में ली थी, तो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी भी इस इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करती थी, ठीक है। अब नेशनलिस्ट पार्टी को उड़ा दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने उड़ाया, और जो माओ जेडांग थे, तो माओ जेडांग अलोंग विद द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने उन्होंने क्या आया, उन्होंने तिब्बत के ऊपर एनेक्सेशन किया और क्या बोल दिया, पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत, ये नाम दे दिया कि वी हैव लिबरेटेड द तिब्बत। अब लिबरेटेड द तिब्बत फ्रॉम हुम, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने तो चाइना की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसको भगा के, जिस मैंने आपको बताया, तो उसको भगा के कहा, ये यहाँ ताइवान वाले रीजन में, ठीक। ये आप थोड़ा टॉपिक को कनेक्ट करोगे तो आपको चीजें ध्यान में आएगी। एक क्या होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक। तो पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था उसको माओ जेडांग की पार्टी ने भगा के कहां पहुंचा दिया, तो आप जैसे यहां देखेंगे छोटा सा ताइवान वाला रीजन जो है, तो वहां पे आज जो है तो क्या है, उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, ठीक है। अब क्या, रिपब्लिक ऑफ चाइना को जब हटाया, जब नेशनलिस्ट पार्टी को हटाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, ठीक है, जो चाइना की नेशनल पार्टी थी उसको हटा के कम्युनिस्ट पार्टी अपना टुक ओवर कर रही थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना रही थी, तो उस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने क्या किया, लिबरेशन आर्मी जो है, ठीक है, लिबरेशन आर्मी कहां पे, तिब्बत में भी घुसा दी और बोला कि हम तिब्बत को आजाद करवा रहे हैं। किससे आजाद करवा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना से, नेशनलिस्ट पार्टी से। लेकिन तिब्बत तो पहले से आजाद था, नेशनलिस्ट पार्टी ने तिब्बत को एक कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेटस देके रखा था, ठीक है। और यही चीज क्या है, यही चीज तिब्बत के लोगों को पसंद नहीं आई है और यही इशू है। मैंने आपको थोड़ा सा एक स्टोरी, एक बैकग्राउंड दिया है, आशा करता हूं समझ में आया। इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं लेकिन आपको सारे एंगल नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि तिब्बत जो कि रिलेटिवली एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट प्रोविंस था, उस पर क्या होता है 49 के रेवोल्यूशन के बाद में पीपल्स रिपब्लिक आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडांग जो है वो कब्जा कर लेती है। और ये कब्जे से ऐसा नहीं कि बस फूल पत्ती बिछा दी कि आइए आप ही का स्वागत था, इंतजार था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो एनेक्सेशन होता है इससे बहुत नाखुश होते हैं तिब्बत के लोग, तिब्बत के लीडर्स, क्लियर। तो ये कहानी है हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया का एंगल कैसे है सर, वो अपने आप समझ में आएगा, अब आगे पढ़ते चलो। फिर क्या होता है, इन 1950 चाइना टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 49 में रेवोल्यूशन होने वाला, 50 में ये लो तिब्बत हमारा, ठीक। और माओ जेडांग जो है तो उसकी फिलोसफी के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है बुक 1 में हमने, कि माओ जेडांग की फिलोसफी क्या है, सिंपल सी है, पाम एंड 5 फिंगर वाली फिलोसफी है। ये पाम कौन है, पाम यानी तिब्बत है, तो तिब्बत पूरा उनका होगा, उनका ये मानना है माओ जेडांग का, ठीक है। अब तो गए माओ जेडांग लेकिन आइडिया रह गया, ठीक है, शी जिनपिंग उसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो पाम हो गया तिब्बत, फर्स्ट फिंगर हो गया इधर ये अक्साई चीन वाला, ये वाला रीजन, ठीक है। सेकंड फिंगर जो हो जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा, सेकंड फिंगर ये नेपाल, थर्ड फिंगर सिक्किम हो गया, फोर्थ फिंगर ये भूटान हो गया, और फिफ्थ फिंगर ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया चाइना क्लेम करता है। तो पाम और 5 फिंगर की फिलॉसफी के हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि ये पूरा पार्ट हमारा है। कौन, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जो कह सकते हैं लीडर थे, कौन, माओ जेडांग, ठीक है। तो ये कहानी है। अब देखो क्या, लार्ज सेक्शन ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। अब 1950 में जब एनेक्सेशन होता है ना, तो इस एनेक्सेशन को पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब घुसती है ना, तो उसको क्या ठहराया जाता, गलत ठहराया जाता बहुत सारी तिब्बतन पॉपुलेशन के द्वारा। अब एक एंगल और है, थोड़ा सा यहाँ पे समझो कि तिब्बत जो है ना, तिब्बत में आप जैसे देखेंगे तो रिलेटिवली तिब्बत को क्या माना जाता है कि मतलब बुद्धिज्म डोमिनेट करता है यहाँ पे, ठीक है, एक बुद्धिस्ट टेरिटरी है यहाँ पे, रिलीजियस टेरिटरी है। और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो तो क्या है, कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, तो कम्युनिस्ट डू नॉट बिलीव इन रिलीजन, उनको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अब जब चाइना कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी, माओ जेडांग की आर्मी थी, वो जब एनेक्स करती थी तिब्बत को, तो लोगों को ये लगा कि हमारा कल्चर रिलीजन जो है कम्युनिस्ट लोग उड़ा देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे पूरी तरह से, एक ये डर था, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या कि कल्चरल आइडेंटिटी जो इनकी थी वो खत्म हो जाएगी, तिब्बत का कल्चर अलग है, ठीक, तिब्बत का कल्चर अलग है चाइनीज कल्चर से अगर कंपेयर किया जाए, यहाँ पे अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। फिर आप देखेंगे तो इनके रिलीजियस लीडर्स जो है तो रिलेटिवली वही क्या है, पॉलिटिकल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। तो तिब्बत वाज एंड स्टिल, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज ए थियोक्रेटिक स्टेट, की जहां पे उनके जो धर्मगुरु है वही धर्मगुरु क्या होते हैं, इनके राजनीतिक गुरु भी होते हैं एक तरह से, ठीक है, पीस में विश्वास रखता है, इस तरह की टेरिटरी थी। अब चाइना के चंट चालाक लोग जो थे तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हो रहा है। तो इंडिया ट्राइड टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया क्या करेगा, तो मतलब एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम बोलते हैं, अरे लड़ो मत, जरा प्यार मोहब्बत से जैसे समझा सकते हो समझा लो। तिब्बत मतलब इंडिया ने परसुएट किया चाइना को, कोशिश करिए बोलने की कि तिब्बत जो कि एक रिलेटिवली ऑटोनॉमस प्रोविंस रहा है हिस्ट्री में, आप उसकी ऑटोनॉमी रहने दो, वैसे इंडिपेंडेंट रहने दो,
ठीक है, इंडिपेंडेंट रहने दो। लेकिन माओ जेडंग जो इतना मतलब ऐसे नहीं कह सकते ना कि बस चाइना हमने बोला और हमारी बात का इंतजार कर रहे थे कि बस इंडिया ने बोल दिया अब हम कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, उनको तो ये था कि तिब्बत तो हमारा पाम है, फिंगर तो तुम अभी रुको। ठीक है, और स्ट्रैटेजिकली देखोगे तो जो जवाहरलाल नेहरू का मानना था उनका, जैसे हम जो आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते कि चाइना कभी हमला नहीं करेगा इंडिया पे, वो इसीलिए सोचते थे कि तिब्बत बीच में एक बहुत बड़ा बफर स्टेट है। लेकिन अब जब तिब्बत जा रहा था तो हमारे देश में लोगों को, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को वैसी चिंता होने लगी थी कि तिब्बत पे आ जाएं, कल वो इंडिया पे भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि प्रिजम्पशंस पहले ही लगाए जा सकते थे, लेकिन कह सकते हो कि यहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेलियर्स रहे हैं। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद उन्होंने पंचशील की बात करी, उन्होंने बोला कि तिब्बत पे तो आ गए हैं, आगे ना बढ़ जाए, तो 54 में हमने इसलिए पंचशील साइन किया है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया पंचशील के बारे में। ठीक, अब क्या होता है, तो इस तरह से जैसे तिब्बतियंस वगैरह जो रहते हैं, तिब्बतियंस उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, लोग उसको अपोज भी करते हैं। कुछ तिब्बतियंस जो है तो वो क्या करते हैं, इंडिया में भी आते हैं। क्लियर, इंडिया चाइना रिलेशन जो है तो ये तिब्बत एंगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। पंचशील एग्रीमेंट क्या करा हमने, 1954 में साइन किया, बताया मैंने। हमने पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू ये इंश्योर करने की कोशिश करी थी कि पीस बनी रहेगी, चाइना एग्रेसिव नहीं होगा इंडिया पे, क्योंकि इंडिया चाइना पे कभी एग्रेसिव नहीं होगा। इस तरह से हमने क्या है, हिसाब किताब इक्वेशन हमारी बिठाई थी। अब क्या होता है, वन ऑफ इट्स क्लॉज वाज अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। अब हमने ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात करी थी, तो इसके चलते क्या हो गया, ठीक है, इसके चलते इंडिया कंसीडर्ड चाइनास क्लेम ओवर तिब्बत। तो अब जब आप बोल रहे हो कि आप एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करोगे, चाइना बोल रही है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, तो हमें वो मानना पड़ेगा क्योंकि हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। तो उसके चलते क्या है, इंडिया कंसीडर्ड चाइनास क्लेम ओवर तिब्बत। तो इंडिया ने क्या कर लिया, चाइना का जो क्लेम था तिब्बत के ऊपर, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और करना पड़ा। क्यों, क्योंकि वी हैव साइंड एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट ऐसा थोड़ी ना कि गुड्डा गुड्डन का खेल है कि आप रूठ गए तो मना बोल दिया। एग्रीमेंट किया तो आपको सारे पॉइंट्स मानना पड़ेंगे, तो वो पॉइंट यहां पे मानना पड़ा कि इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा, यस चाइना इज हैविंग क्लेम ओवर द टेरिटरी ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि 54 में पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद में क्या है कि हिंदी चीनी भाई भाई बहुत जोर जोर से गूंज रहा था। ठीक है, मिठास थी रिश्तों में। तो अब क्या होता है, उसके चलते जवाहरलाल नेहरू भी जाते हैं चाइना। ठीक है, वहां से भी आप देखोगे तो वहां के जो प्रीमियर है ज़ोउ एनलाई वगैरह, वो इंडिया आते हैं। ज़ोउ एनलाई के साथ में कौन आता है पता है, ज़ोउ एनलाई के साथ में उस समय पे क्या बोलते हैं, वो भी आते हैं, दलाई लामा भी आते हैं। अब एक पॉइंट बताता हूं मैं इंटरेस्टिंग, जो 1950 में एनेक्सेशन हुआ है। ठीक है, 1950 में एनेक्सेशन का कहीं नहीं लिखा, चलो मैं बताता हूं। 1950 में क्या होता है, एनेक्सेशन होता है, तो जो चाइनीज फोर्सेज हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो कब्जा कर लेती है किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। अब उस समय पे तिब्बत के जो धर्मगुरु थे वो क्या थे, वो माइनर थे, मतलब मात्र 15 साल के थे, दलाई लामा। ठीक है, तो 15 साल के थे, तो उसके चलते क्या, उनसे एग्रीमेंट करवा लिया, एक 17 पॉइंट का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करवा लिया जाता है, और जिसके चलते क्या है, जिसके चलते दलाई लामा ने एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत किसका पार्ट हो गया, चाइना का। और आज दलाई लामा उस चीज को ऐसा मना बोलते हैं कि उस समय पे आपने अंडर प्रेशर, क्या है, मैं तो बच्चा था, ठीक है, तब साइन करवा लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि पॉइंट्स जो है बहुत क्या है, उलझे हुए हैं वहां पे। क्लियर, अब क्या होता है कि जब 56 में, देखो 50 में वो एग्रीमेंट साइन हो गया, दलाई लामा ने मान लिया कि क्या, चलो जो फोर्सेज हैं, चाइनीज फोर्सेज जो एनेक्स कर गई है तिब्बत को, तो तिब्बत चाइना का पार्ट हो गया। लेकिन आप तिब्बत को क्या दोगे, ऑटोनॉमी दोगे, उसके कल्चर के बारे में रिस्पेक्ट करोगे, ये सारी चीजें, ये कुछ पॉइंट्स थे। वो 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दलाई लामा के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 1956 में जब ऑफिशियल्स विजिट करते हैं, चाइना के ऑफिशियल्स इंडिया में आते हैं, तो चाइना के ऑफिशियल्स के साथ में दलाई लामा भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, दलाई लामा जो है तो ये उस समय 15-20 साल के हो गए होंगे। ठीक है, तो वो भी आते हैं, ज़ोउ एनलाई वगैरह सारे लोग चाइना से इंडिया घूमने आते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक, तो जब वो आते हैं तो दलाई लामा इन्फॉर्म नेहरू अबाउट दी वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। लेकिन दलाई लामा बताते हैं कि जो चाइनीज एनेक्सेशन हुआ है तिब्बत का, किसको बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। और मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू की इमेज उस समय बहुत हाई थी। हाई ग्राउंड किस तरह के था कि उन्हें एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट माना जाता था, कि कंट्रीज के बीच में जो इशूज है उन्हें सॉल्व करवाना, नेगोशिएट करवाना, यूनिटी डिसयूनिटी, इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दलाई लामा जो है, दलाई लामा क्या करते हैं, जो तिब्बत के रिलीजियस लीडर हैं, वो जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं कि यार सिचुएशन बहुत बुरी है। ठीक है, चाइना के लोग आ गए हैं, कब्जा तो कर लिया तिब्बत पे, मैंने भी जब तो 15 साल का था मैं एग्रीमेंट तो साइन कर दिया है, लेकिन दिक्कतें हैं वहां पे। ठीक है, तो अब इंडिया ने भी फिर चाइना से बात करी कि ऐसा क्यों करते हो यार तुम। ठीक है, वो क्या बोलते, दलाई लामा की तिब्बत की थोड़ी सी ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करो। तो चाइना हैड ऑलरेडी अश्योर्ड इंडिया। ठीक है, तो चाइना ने इंडिया से उस समय क्या बोला कि दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी देन एंजॉयड बाय एनी अदर रीजन ऑफ चाइना। तो चाइना ये बोलता है कि तिब्बत को हमने हमारा पार्ट बनाया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तिब्बत का सारा कल्चर खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। तिब्बत में हम लोगों को क्या देंगे, ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे। ये किसने बोला, उस समय के जो चाइनीज लीडर्स थे, चाइनीज प्रीमियर जैसे ज़ोउ एनलाई वगैरह, उन्होंने बोला। तो जब दलाई लामा ने हमसे मदद मांगी तो हमने उस मदद
को करने के लिए ऐसा प्रयास किया कि हमने चाइना से बात की तिब्बत के बिहाफ पे, लेकिन चाइना ने हमें एश्योरेंस दिया कि सब कुछ सही रहेगा, तुम चिंता मत करो, तिब्बत को हम और ज्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे। ठीक है, हम लोग बढ़िया है, मान के चलते हैं तुम्हारी बात। अब आगे क्या होता है देखो, तो इवेंट्स फॉलोड। उसके बाद क्या होता है कि 50 में कब्जा हो गया, एक तरह से एनेक्सेशन हो गया। चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत कब हो गया था? तो 50 में आप देखोगे तो कब्जा हो गया था। कुछ 6-7 हफ्तों के अंदर पूरा जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी उसने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, कम्युनिस्ट तिब्बत बना दिया था उसको भी। अब क्या होता है, तो उसके बाद में इवेंट्स क्या फॉलोड होते हैं? तो इन 1958 देयर वर आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट द चाइनाज ऑक्यूपेशन। अब ये जो चाइनीज ऑक्यूपेशन था, इसके चलते क्या है कि चाइनीज ऑक्यूपेशन के चलते सबसे पहली चीज मैंने कहा था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो दे डिड नॉट बिलीव इन दी रिलीजन एंड रिलीजियस वैल्यूज। तो उसके चलते तिब्बत के लोगों को ऐसा लगता था कि उनका कल्चर, उनकी रिलीजियस वैल्यूज जो है उसको क्या किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। तो वो लोग क्या है कि बूंद बूंद से घट भरता है, और एक समय में फिर क्या होता है, आक्रोश में उभरते हैं। किसके सामने? तो चाइनीज अथॉरिटीज ने जो एनेक्स करके रखा था ना, तो एक क्या होता है, अपराइजिंग होती है। अपराइजिंग, पॉपुलर अपराइजिंग होती है। कब पॉपुलर अपराइजिंग होती है? 1958। ठीक है, 1958 में देयर वाज एन आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। फिर क्या होता है, दिस वाज सप्रेस्ड बाय चाइनीज फोर्सेस। अब लेकिन चाइनीज फोर्सेस जो थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस आर्म्ड अपराइजिंग को, जो तिब्बत के लोगों ने हथियार उठाए थे चाइनीज ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में, उसको सप्रेस कर दिया बुरी तरह से। ठीक है, सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकमिंग वर्स, इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट असाइलम व्हिच वाज ग्रांटेड। ठीक है, अब क्या होता है, यहां कहानी कैसे अनफोल्ड होती है समझना। देखो, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो, तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, हमें सीखना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि चाइना में जैसे आप देखोगे कि तिब्बत को जब चाइना ने अपना पार्ट मान लिया था, तिब्बत में आर्म्ड अपराइजिंग होती है 1958 में, चाइना की फोर्सेस उसे सप्रेस करती है। अब इसको आप अगर थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में लोगे, तो मान लो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है, मध्य प्रदेश इंडिया का पार्ट है। अब मध्य प्रदेश में मान लो कि क्या होता है, यहाँ पे आर्म्ड अपराइजिंग हो जाती है, लोग मध्य प्रदेश के हथियार उठा ले, तो बोलते हैं हमें अलग देश बनाना है, तो इंडियन गवर्नमेंट सप्रेस करेगी। अब इंडियन गवर्नमेंट सप्रेस कर लेगी, तो अब इसके बाद में जो इस आर्म्ड अपराइजिंग के लिए जिम्मेवार रहेगा, ठीक है, वो इंसान क्या हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक सेपरेटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट तो उस इंसान को ऐसे देखेगी ना कि ये जो है, ये क्या है, ये इंसान जो है, इसने क्या किया था, मध्य प्रदेश को अलग करने के लिए मूवमेंट चालू किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी इसकी तो कॉलर पकड़ते रुको। ठीक, अब वही केस अब चाइना पे फिर जाओ, तो दलाई लामा ने, अगर जैसे हम देखें, दलाई लामा ने कोई ऐसे नहीं बोला हथियार उठा लो, लेकिन जो आर्म्ड अपराइजिंग हुई थी, तो उसको किसकी छतरी के अंदर किया गया होगा? तिब्बतन लीडर कौन? दलाई लामा। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो थी ना, उसने 1958 के बाद में ये देख लिया कि ये इंसान जो ये तिब्बत में क्या कर रहा है, एक तरह से तिब्बत में जो आर्म्ड अपराइजिंग हुई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दलाई लामा ने देखा कि अब मेरा ज्यादा देर तिब्बत में रहना सही नहीं है, मैं रहूंगा तिब्बत में तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पकड़ के ले जाएगी मुझे। तो दलाई लामा ने क्या मांगा? हमसे शरण मांगी, असाइलम मांगा। ठीक है, हमसे शरण मांगी, असाइलम मांगा। अब क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, तो देखो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने बहुत अच्छा काम किया। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप जैसे देखोगे कि तिब्बत में क्राइसिस थे, वहां समस्याएं थी, हमने लोगों को मदद दी वहां पे। ठीक है, हमने मदद दी, और इस चीज के लिए यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्हें हमें प्रेस किया। ठीक है, कि इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। लेकिन अगर आप इसको रियलिस्ट होकर देखोगे, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो ये गलती हो गई। कैसे गलती हो गई कि हमने पंचशील एग्रीमेंट जो साइन किया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स टेरिटोरियल मैटर्स, ईच अदर इंटरनल्स मैटर। ठीक है, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। और अब क्या हो गया कि चाइनीज गवर्नमेंट जिसे सेपरेटिस्ट मान रही है, दलाई लामा को, ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट का वो एंगल है, उन्हें हम क्या दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। उन्होंने असाइलम मांगी, हमने असाइलम दे दी। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये गलत कर गए तुम, और यहां क्या है, रिश्तों में खटास आ गई फिर। ठीक है, यहां रिश्तों में खटास आ गई। कनेक्ट कर पा रहे हो ना कहानी को कि किस तरह से चीजें जो एक के बाद इवेंट फॉलोड होते चले गए, और तिब्बत वाला जो एंगल है वो क्या है, इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत वाला एंगल। अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने असाइलम मांगा हमसे, ठीक है, हमने असाइलम ग्रांट कर दिया, तो आप देखेंगे कि आज भी जो मैक्लोडगंज वगैरह है, ठीक है, धर्मशाला के पास में, वहां पे क्या है, वहां पे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में परहैप्स दी लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतीज इन इंडिया। ठीक है, तिब्बतियंस जो है तो लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट। अब इसके बाद में तिब्बत से लोग इधर उधर बहुत सारी जगह गए, कुछ नेपाल में सेटल हो गए, कुछ भूटान में सेटल हो गए। इंडिया में जो आए, तो इंडिया में क्या लार्जेस्ट सेटलमेंट जो है तिब्बतियंस का आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। ठीक है, आप देखते हैं तो तिब्बतियन मार्केट विंटर्स वगैरह में स्वेटर वगैरह मिलती है बहुत सारी। तो इस तरह से क्या है कि आप कभी मैक्लोडगंज धर्मशाला वगैरह जाते हैं हिमाचल प्रदेश, तो आप देखेंगे कि वहां पे
तिब्बतन मोनेस्ट्रीज हैं बहुत सारी जो पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1951 में जब दलाई लामा ने हमसे, उनके धर्मगुरु थे तिब्बत के, ठीक है, तो उन्होंने जब हमसे असाइलम मांगा, हमने असाइलम ग्रांट किया और उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा तिब्बत देश जो है ना, अब तिब्बत की मशीनरी गवर्नमेंट जो है वो उठ के कहाँ आ गई है, हमारे देश में आ गई है। तो हमने पूरी की पूरी मशीनरी को कहाँ शरण दे दी, धर्मशाला में शरण दे दी। चाइना को कैसा लगेगा बताओ, चाइना तो आग बबूला हो जाएगा, ठीक। तो दलाई लामा हैज आल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया, ठीक है, अपना घर बना लिया एक तरह से उन्होंने, एंड वी रिस्पेक्ट हिम। आप देखेंगे तो क्या है कि कब की बात है 59 की, आज क्या आ गया 2021 आ गया है। तो इतने सालों के बावजूद भी आज जो है हमने क्या है, हमारा जो स्टैंड था कि हम आपकी मदद करेंगे तो वो करेंगे उस तरह से। चाइना बार बार एंगल पॉइंट आउट करता है इस तरफ क्या कि दलाई लामा जो है, दलाई लामा सेपरेटिस्ट है, आप उनकी शरण दोगे तो हमारे रिश्ते खराब रहेंगे। हमने बोला चाहे 100 बार खराब हो जाए लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने मदद करी, क्योंकि आप उनका परसिक्यूशन कर रहे थे तिब्बत में, ठीक है। तो आइडियलिज्म के हिसाब से देखोगे बहुत सही काम किया, ठीक है, एंड वी हैव बीन प्रेज्ड एंड वी आर बीइंग प्रेज्ड फॉर दिस। लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखेंगे ना तो यहां से क्या है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस गड़बड़ हुए। क्लियर? सिंस देन डिमांड फॉर तिब्बत इंडिपेंडेंस इज एन इशू, और तब से ही क्या है तो तिब्बत की जो इंडिपेंडेंस की डिमांड है वो एक इशू बन के रह गई है। खैर आप देखेंगे तो 74 में दलाई लामा ने बोल दिया था कि आप तिब्बत को आजाद मत करो, लेकिन वहां पे ऑटोनॉमी को बनाए रखो, वहां पे कल्चर जो उसको खत्म मत करो, वहां लोगों को मारो पीटो मत। क्योंकि तिब्बत में स्थिति ये है कि चाइना जो है तो वहां के लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन करवा रहा है, ठीक है। वहां पे आप देखोगे तो चाइना ने क्या कर दिया, चाइना तो एक तरह से पूरा एक ही एथनिक कंट्री है, कौन हांस है उसमें, तो सारे हांस को क्या बोलते हैं कि जाओ तिब्बत में जिसको जहां घर बनाना है वहां घर बना के रहो। और ऐसा क्यों क्या पता है, ताकि तिब्बतियन कल्चर जो है खत्म हो जाए। आप मान लो क्या कि एक एरिया है कंट्री का, उस कंट्री के उस एरिया में एक ही एथनिक ग्रुप के लोग हैं तो वो वहां पे मजबूत रहेंगे, वो हमेशा अपनी डिमांड, इंडिपेंडेंस की डिमांड को मजबूत रखेंगे। लेकिन आप वहां की डेमोग्राफी अगर बदल देते हो कि वहां पे आपने क्या है कंट्री के अलग अलग पार्ट से लोगों को उठा के रख दिया, तो अब वहां जो सेटलमेंट हुआ है हांस का, चाइनीज पॉपुलेशन का, ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि तिब्बत को आजादी मिले या ना मिले, ठीक है। लेकिन तिब्बतियंस जो है, जो उनका मतलब जो नेटिव्स है वहां के, उन्हें फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चाइना ने क्या है वहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि गेट खोल दिया कि जाओ तिब्बत में जिसको जितनी जमीन लेना लो और वहां रहो आराम से। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज करने पे फोकस किया चाइना ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने समय समय पे रिप्रेशन किया है, बहुत सारे लोगों को मारा गया, जो जैसे ऑफिशियल फिगर्स हैं तो 12 लाख लोग कहा जाता है, ठीक है। अब इसको अगर आप हाइप्ड भी माने होंगे बहुत ज्यादा कि 12 लाख लोगों को नहीं मारा होगा, तो कम से कम 8-10 लाख लोगों को तो वहां पे मारा गया है तिब्बत में, ठीक है। ये तिब्बत की स्थिति है। और अब देखो यहाँ पे तो चाइना एंड तिब्बत एट प्रेजेंट एंड इंडियन एंगल क्या है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंडिया चाइना के रिलेशन जो है हमने शरण दी, दलाई लामा को वहां से बिगड़ गए थे, ठीक है, वहां से बिगड़ गए थे। लेकिन चाइना और तिब्बत जो है उनका क्या आपस में तालमेल है, मतलब तिब्बतियन है कि तिब्बतियन जो लीडर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तिब्बत को, और आज जो तिब्बत है वहां पे क्या स्टैंड है। तो चाइना हैज क्रिएटेड द तिब्बत एन ऑटोनॉमस रीजन। चाइना ने तिब्बत को बोल दिया कि हमें इसको एक ऑटोनॉमस रीजन बना रहे हैं। ऑटोनॉमस रीजन तो आपने बना दिया, लेकिन ऑटोनॉमी है क्या, नहीं है। और चाइना ये बोलता है कि वो एक इंटीग्रल पार्ट है, अलग तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। दिखती बात है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उसके लिए स्पेशल स्टेटस है, वहां पे स्पेशल गवर्नमेंट है, वापस से बात चल रही स्टेटहुड दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही चाइना क्या कहता है कि तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, हम उसको ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है, वहां पे उसका कल्चर जो उसको प्रिजर्व किया जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऑन ग्राउंड जो तिब्बत के लोग हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, तो तिब्बतियंस अपोज द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। तो कुछ तिब्बतियंस तो साफ कहते हैं कि हम तो हैं ही नहीं चाइनीज टेरिटरी के पार्ट, और जब वो ऐसा कहते हैं तो चाइनीज अथॉरिटी उठा के ले जाती है, उनको जेल में डाल देती, मार देती है, ठीक। तो they also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers। मैंने बताया ना कि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज सेटलर्स को क्या है चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बत में एस्टैब्लिश करवा रही है। क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को पता है 150 सालों में क्या है कि वहां पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल जाएगा और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब कि किसी तरह से डिमांड ही नहीं उठेगी फिर तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए। और वो हो गया है बहुत हद तक, 1959 से ही चाइनीज सेटलर्स आते जा रहे हैं। तो उसके चलते क्या है कि जो तिब्बत की आप डिमांड देखोगे तो डिमांड तो फिर आज भी उठी है, कंटिन्यू रहेगी, जो नेटिव्स हैं वो हमेशा चाहेंगे। लेकिन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वहां का बहुत ज्यादा बदल गया है, वहां पे अब सिर्फ तिब्बतियंस नहीं है, वहां पे चाइनीज सेटलर्स भी, हांस भी, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग आ गए हैं। क्लियर? तिब्बतियंस डिस्प्यूट चाइना's claim that autonomy is granted to the region। चाइना कहता है कि हमने ऑटोनॉमी दे दी है, ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन तिब्बतियन जो बोलते हैं कोई ऑटोनॉमी नहीं मिली है, ठीक है। तो दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द तिब्बत। तिब्बतियंस को ऐसा लगता है कि उनका जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, कल्चर है, उसको क्या किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है तो कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना में कम्युनिस्ट कंट्री में कोई ट्रेडिशन, कोई रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत।
मजा आया नहीं आया? अब अंडरस्टैंडिंग होगी ना पूरी क्लियर। अब इसमें आप बोलोगे सर इंडिया एंगल, तो मैंने बताया ना कि इंडिया का सपोर्ट देना चाइना को बुरा लग गया। चाइना ने क्या कह दिया कि भैया ये तो पंचशील का वायलेशन है कि आप हमारे इंटरनल मैटर में, हम जिसे एक सेपरेटिस्ट बोल रहे हैं आप उसको शरण दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खटास जो है वो रिश्तों में यहां से पड़ गई थी। आगे और समझते हैं 62 का वॉर जो है उसकी पूरी की कहानी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आई। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, साथ ही साथ आप वेबसाइट को भी चेक करिए एक बार। वेबसाइट पर आपको सारा सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। करना क्या है, सिंपल सा magnetbrains.com सर्च करना है, आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट ओपन अप होगी। उस वेबसाइट में सारी क्लासेस होंगी, आप जिस भी क्लास में क्लास को सेलेक्ट कीजिए, उस क्लास के सब्जेक्ट्स होंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद में क्या है कि चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, सारा सब कुछ अवेलेबल होगा। आपको जो पढ़ना है उसे क्लिक करो, घर बैठे सिलेबस कंप्लीट करो, और अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।